घातक होते हैं ये मार्कोस। जल में रहकर आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, तो इतने घातक होते हैं मरीन कमांडोज। कॉम्बैट स्विमिंग करके दुश्मन के जहाज को कैसे नष्ट करना है। और द वाटर कॉलम इज अबाउट 10 मीटर्स। ना ही याद आ जाती है कि यू आर इन द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ। 26/11 सर द मुंबई, उसका जो कॉन्विक्ट है सर तहव्वुर राणा, वो पाकिस्तानी। उन्होंने पूरा, देखो आप तहव्वुर राणा की बात कर रहे हैं आप ना, डेविड हेडली, इन्होंने अच्छी तरह से 3-4 साल मेरे ख्याल से पूरा रेकी किया है। और पते की बात तो ये है कि जो उनका तौर तरीका था आने का और कोस्ट से अंदर घुसने का, ये सेम चीज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम रेड फोर्स बनते हैं। तो कहते हैं ना, चोरी चोर को जानता है, चोरी चोर से लड़ाई कर सकता है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, मक्खी नहीं जा सकती अंदर, यू नो। मचा देंगे, उन्होंने टाइमलाइन किया, सेट हो, तांडव मचा देंगे। उनके तांडव में रोड़ा बन गया मरीन कमांडो। जब पहला एनकाउंटर हुआ सुबह 3:30-4 बजे, तब टेररिस्ट को मालूम पड़ा होगा कि भैया ये तो कोई फौज आ गई है और ये भी स्पेशल फोर्स आ रखी है, क्योंकि जिंदगी तो सबको प्यारी है। ये सारे बच्चे हैं जो टेररिस्ट हैं, इनके माइंड को सबवर्ट किया जाता है, को भेजा था हिंदुस्तान। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने के लिए है। अगर वो एक बार घुस गए JNK के अंदर, तो 6 महीने के अंदर उनको people can take you out of the Navy, but they can't take Navy out of भारत एक बहुत ही महान देश है, और यूथ जो इंडिया की है वो इस देश को और भी महान कर सकती है। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर, ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करा सर। ये क्वेश्चन अगर मैं आज भी मरीन कमांडो यूनिट में जाके बोलूं ना, तो कमांडर का सुबह क्या बोलेगा? आंसर ये होगा, कब जाना है सर। दे आर वेरी क्लियर करना क्या उनको। सो द हंटर्स बिगिन द हंटेड। बालाकोट भी कर दिया है, पूरी भी कर दिया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी डिप्लोमेसी और हमारे जो डिप्लोमेट्स की जो क्षमता है, और उनकी दाद देनी पड़ी। एंड दे बिलीव इन वॉक देयर टॉक। हमारे एक क्लेरेंस ड्राइवर सेलर को महावीर चक्र से नवाजा गया। आई थिंक ये पॉडकास्ट को बार बार रिपीट में सुनना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स आपने एक साथ तर 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 जैसे गोलियां चलती है ना, फायर हो रही हैं, ऐसे इतने सारे एलिमेंट्स आपने बताए सर कि मेरे लिए खुद अपने जहन में रजिस्टर करना ही मुश्किल हो रहा है, और आप लोग ये करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर। हमारे भारतवर्ष की स्पेशल फोर्सेस में से वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्पेशल फोर्स, द मरीन कमांडोज, मार्कोस। इन्होंने अगर एक बार ठान लिया तो आप जो भी हैं, जहां भी हैं, कितने भी प्रिपेयर्ड हैं, ये आपको आपके घर के अंदर घुसकर मारेंगे। आज मेरे गेस्ट हैं मात्र 60 साल के कमोडोर विजयपाल रावत। मरीन कमांडोज का लाइफस्टाइल, उनकी ट्रेनिंग, उनके एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके स्किल सेट्स, उनके डिप्लॉयमेंट्स, उनके मिशंस और बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगे। Please watch this podcast till the end. The amphibious, the all-terrain fighter, warrior, Commodore Vijaypal Rawat. Welcome on board, sir. कैसा लग रहा है The Untold Story with Commander Victor Mike के पॉडकास्ट पर आकर? How's the जोश? जोश is bang on. जैसे कि NDA में हम कहते हैं, हाउस द जोश, या सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जब मार्कोस वर्ड हमारी आवाम के किसी भी सदस्य को सुनाई दे, उसके कान में स्ट्राइक करे, उसको क्या फील होना चाहिए? द फ्यू द फियरलेस, द लीन मीन फाइटिंग मशीन। वंडरफुली सेड सर, वंडरफुली सेड सर। लेट्स डू वन थिंग सर, हम अपने पॉडकास्ट को एक मरीन कमांडो इन पर्सपेक्टिव ऑफ हु दे आर, वेयर दे कम फ्रॉम, उस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, और फिर हम चलेंगे मिशंस की दुनिया में सर, उसके रहस्यमय दुनिया में। सर मरीन कमांडोज आपकी ज़ुबानी, आपके स्टाइल में, फ्रॉम द इंसेप्शन एज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवल मरीन फोर्स टू द नाउ सो कॉल्ड मरीन कमांडोज और मार्कोस, उनकी ट्रेनिंग, उनके एस्टैब्लिशमेंट्स, सब कुछ सर हमारी देश की आवाम इससे एक्चुअली कनेक्ट तो करती है सर, बट आपकी ज़ुबानी जब सुनेगी तो आई थिंक वो कनेक्शन और मजबूत बन जाएगा सर। ऑन टू यू सर। तो शुरुआत हुई थी एक्चुअली कमांडो फोर्स की जो इंडियन नेवी में, वो हुई थी इन द मिड 60s, जब भारतीय नौसेना ने ये डिसाइड किया कि कुछ लोग हमारे ऑफिसर्स जाके यूके में वहाँ पे माइन क्लियरेंस ड्राइविंग कोर्स करेंगे। राइट सर। तो बेसिकली माइन क्या होते हैं, जो अंडर वाटर बॉम्ब्स होते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडर वाटर माइंस ने काफ़ी घातक साबित हुए थे, और दुश्मन के कई जहाज़ों को
जलवाहक जहाज, तेलवाहक जहाज और ऑल्सो व्यापार के लिए जो जहाज इस्तेमाल होते हैं उनको नष्ट कर दिया था। राइट। तो छोटे से होते हैं लेकिन जो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा ही होता है। तो उसको डिस्ट्रॉय, अंडर वाटर डिमोलिश और डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन नेवी ने ये ट्रेनिंग दी थी और वही आके फिर MCDOs इंडियन नेवी में उन्होंने डाइविंग स्कूल का स्टार्ट किया। राइट। तो डाइविंग स्कूल में एज पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग उनको रॉयल मरीन कमांडो के साथ भी अटैच किया गया। अच्छा सर। तो यानी कि मरीन कमांडो की जो ट्रेनिंग है वो इनहेरेंट हो गई सारे माइन ट्रेन डाइविंग ऑफिसर्स में। ओके। तो उसके बाद धीरे करते करते 1971 में इन्हीं CDOs ने और CDs ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई जब इन्होंने बांग्लादेश की जो रेसिस्टेंट फोर्स थी, मुक्ति बाहिनी, उनको ट्रेन किया था डिमोलिशन एक्टिविटीज़ में, अंडर वाटर डिमोलिशन एक्टिविटीज़ में स्विमिंग करके, कॉम्बैट स्विमिंग करके और दुश्मन के जहाज को कैसे नष्ट करना है उसकी काफ़ी ट्रेनिंग दी थी। और उस ऑपरेशन में हमारे एक क्लियरेंस डाइवर सेलर को महावीर चक्र से नवाजा गया और 1-2 ऑफिसर्स को भी वीर चक्र से नवाजा गया। तो उस समय वो मैं कहता हूँ कि उन्होंने मरीन कमांडो एक्टिविटीज़ की नींव जमा दी। अब क्या है कि जिस सबको पता है कि जो समुद्र है वो व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ अ ग्लोबल कॉमन, कोई भी समुद्र का इस्तेमाल कर सकता है। अब दिक्कत ये हो गई कि इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और उसमें हर ऑयल रिग में गिन चुन के 15-20 आदमी काम करते हैं और सारे सिविलियंस हैं, साइंटिस्ट हैं एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लोग हैं, ONGC के लोग हैं। अब इनकी सुरक्षा की एक दिक्कत, जिम्मेदारी तो किसी को ना किसी को लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या थी कि हमारे तो सेट जो हमारे कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे देश की प्रोग्रेस के खिलाफ हैं, तो उनमें से अगर किसी को कुछ ऐसी खुजली हो और वो चाहें कि भैया अभी ऑयल रिग में जाके इसमें किसी को होस्टेज ले लेते हैं तो काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है देश के लिए। करेक्ट सर। तो ये बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने डिसाइड किया इन द 80s, अर्ली 80s कि यार हमें एक ऐसी फौज खड़ी करनी चाहिए जो कि रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स हो और जो कमांडो कैपेबल हो और जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ऑयल रिग में कर सके। राइट। सो उस समय इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्लियरेंस डाइविंग कोर्स के बारे में जब इसका जिक्र हो चुका है तो थोड़ा सा आवाम को आप इसके नुआंसेस के बारे में भी बताइए कि क्लियरेंस डाइविंग क्या होती है, शिप्स डाइवर क्या होता है, ताकि एक जेनरिक पब्लिक को समझ आए कि कितने वेरिएंसेस होते हैं इन चीज़ों में। सो डाइविंग नेवी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है क्योंकि क्या होता है हर जहाज के जो अंडर वाटर अपेंडेजेस होते हैं, जैसे प्रोपेलर्स है, सक्शंस हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें कि कभी वो जाली फंस जाती है, कभी नेट फंस जाते हैं, कभी कभी प्लास्टिक फंस जाता है तो उसको रिपेयर करना, कभी उसको रोप का कटी हुई प्रोपेलर्स के चारों तरफ लग जाती है तो उसके क्या होता है शिप का प्रोपेलर बंद हो जाता है, वो सबको देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कुछ डाइवर्स की ट्रेनिंग देते हैं जो कि एयर डाइविंग सेट लेके, जैसे आप स्कूबा डाइविंग की बात करते हैं, समथिंग वेरी सिमिलर, एयर डाइविंग का सेट लेके वो जाते हैं, वो सिर्फ वो शिप के अलॉन्ग साइड डाइव करते हैं। उनका ये काम होता है कि भाई इसको जरा देखना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको निकालना, कोई रस्सी है तो उसको काट के निकाल देना, ये होता है शिप डाइविंग कोर्स। तो ये 2-2.5 महीने का कोर्स होता है। एक लंबा वाला होता है जिसमें कि माइन क्लेंस डाइविंग की कोर्स भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो मैंने दोनों कोर्स किया था। तो वो लंबा वाला कोर्स करीबन 8-9 महीने का है। अब वो कोर्स, ये दोनों कोर्स जो हैं बहुत ही फिजिकली एंड मेंटली बड़ी डिमांडिंग है। जैसे कि एक दिन अगर मैं कोर्स का लूँ तो करीबन दिन शुरू होता है करीबन 5 बजे, जब ये आपको डाइविंग स्कूल भारत का नौसेना गोताखोर स्कूल है वो कोचीन में है, वहाँ पे 5 बजे पहुँच जाओ सुबह, और सारे डाइविंग सेट्स और डाइविंग सिलेंडर्स को उठा के डाइव साइट में ले जाना पड़ता है। तो डाइविंग सेट एक डाइविंग सेट कम से कम 20-25 किलो का होता है। और डाइविंग सिलेंडर जो होते हैं 50-60 किलो के होते हैं। फिर आउटबोर्ड मोटर होता है वो भी 50-60 किलो का होता है। और जो रबराइज क्राफ्ट होती है, इसको जेमिनी बोलते हैं, जेमिनी क्राफ्ट, वो करीबन 250 किलो की होती है। तो 4 आदमी मिलके ये सारा सामान ले आते हैं। तो उसमें कम से कम तकरीबन 1 घंटे लगेगा। जो डिस्टेंस जो है करीबन आधा किलोमीटर है डाइविंग स्कूल से डाइव साइड का। तो पहले वो रख के आओ, फिर वापस आओ, उसके बाद अपने मेस जाओ, सेलर्स के डॉर्मेटरी जाओ, अपना ब्रेकफास्ट करो और 7:15 वहाँ मस्टर हो जाओ। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 10-12 किलोमीटर भगाते हैं और बीच में पुशअप, सिटअप्स एंड रोप क्लाइंबिंग, थोड़ा ऑब्स्टेकल कोर्स करा के करीबन 1-1.5 घंटे की पीटी के बाद, जिसमें पीटी बोलेंगे उसे रगड़ा ही कहें। रगड़ा तो खैर वो तो कहने वाली बात है, हाउ यू लुक एट इट। लेकिन हाँ,
तो वैसे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन बोलती है ये तो फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल बिल्डअप है, लेकिन जो ट्रेनी है वो तो बोलेगा रगड़ा ही लग रहा है। करेक्ट। तो उसके बाद फिर हम एक ब्रिज है वहाँ पे जो अभी 10-12 किलोमीटर ऊपर है पानी की सतह से, और वहाँ पे एक कोचिन चैनल है एक, जहाँ के समुद्र का पानी बड़े बहाव से आता है, तेज बहाव से आता है। तो वहाँ पे हमें जंप करना पड़ता है ऊपर से 12 के करीब मीटर से। हमारे खैर इंस्ट्रक्टर्स और पूरे बोट में सेफ्टी बोट सबका इंतजाम किया रहता है। और वहाँ से फिर हमको स्विमिंग करनी पड़ती है, तैरना पड़ता है कम से कम 2-2.5 मील, आप ये लगा लो कि करीबन 3.5 किलोमीटर के करीब हमें तैरना पड़ता है। और उसके बाद फिर जैसे हम जेट्टी में आते हैं, डाइव स्पॉट में आते हैं, तो हमें वो मड वॉकिंग बूट पहना देते हैं, इतने बड़े बड़े गम्बू टाइप होते हैं, और उस हर बूट में 2-2 किलो का लेड वेट। और फिर हमें क्विक सैंड उधर होता है, जो समुद्र के किनारे जो होता है, क्रीक के किनारे जो होता है, वहाँ पे थोड़ी दलदल सी ज़मीन होती है, उसमें आपको जंप करवा देते हैं, और आप कम से कम यहाँ तक अपने वेस्ट तक आप उसमें दलदल में फंस जाते हो। और फिर आपको वहाँ से मड क्रॉल करना पड़ता है करीबन 50-60 मीटर, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नानी याद आ जाती है। और वो ख़त्म करने के बाद फिर आप थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स करके थोड़ा चाय वाय पीते हैं, और फिर आपकी गोताखोरी शुरू होती है। और गोताखोरी मीन्स आप डाइविंग अंडर वाटर करते हो, फीलिंग करके अपने बड्डी के साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना, वो कम से कम आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना, फिर ऊपर आना, फिर एक और आपको टारगेट देगा इंस्ट्रक्टर, फिर अंडर वाटर जाके वहाँ पे स्विमिंग करके, तो ये 2-2.5-3 घंटे की वो स्विमिंग वो हो जाती है। उसके बाद 1-1:30 बज जाते हैं, फिर आप आके अपना मैस जाओ, चेंज करो, मैस में खाना खाओ, और 2:30 बजे दोबारा डाइविंग स्कूल में आ जाओ। उसके बाद थोड़ी रगड़ा पट्टी और चलती रहती है, शाम को 5-6 बजे तक कभी कभी नाइट डाइविंग होती है जो 8-9 बजे तक खत्म होती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है करीबन 8 महीने। हाँ, तो ये तो हो गया गोताखोरी का कोर्स। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस है। और क्या होता है ना कि ह्यूमन बॉडी ऐसी अडेप्टेबल है कि पहले इनिशियल कुछ दिनों में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बेकार में कर रहे हैं सब, और हाई रिस्क कोर्स भी है और इसमें जान भी आ सकती है। कुछ हैं हादसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सारी सेफ्टी प्रिकॉशन जो नेवी की ट्रेनिंग की है वो दी जाती है, एंड उस ट्रेनिंग की दाद देनी पड़ेगी, और इंस्ट्रक्टर्स की दाद देनी पड़ेगी, उनकी प्रोफेशनल की दाद देनी पड़ेगी कि बहुत ही कम हादसे हुए हैं डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। व्हाट आई एम अवेयर इज यूएस सील्स की ट्रेनिंग्स में भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं। बिल्कुल, क्या होता है कि जहाँ पे भी आप एक ऐसा फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग ट्रेनिंग करवा रहे हो कि यू आर इन द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस कभी कभी आपको क्रिएट हो जाती है, तो उसमें चांसेस हैं ऐसी हादसे होने के, बट ऐसे वैसे होता नहीं है, लेकिन चांसेस तो ऑलवेज इज ऑलवेज देयर। रोड क्रॉस करते हुए आदमी मर सकता है, तो दैट इज हाउ इट इज। तो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आपने डाइविंग ट्रेनिंग के बारे में बात की, उसके बारे में ही है। तो वहाँ पे एक डाइविंग स्कूल के अंदर एक 10 मीटर का टावर है, उसमें 10 मीटर पानी है, और वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होती है, जो मुझे बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी थी, और सबको लगती है एक्चुअली, उसमें क्या होता है कि आपको 10 मीटर पहले 10 मीटर के 30 फीट अगर आप अनुमान लगाएं तो 30-35 फीट के करीब आपको नीचे आना पड़ता है, और आपको पूरा अपना डाइविंग सेट निकालना पड़ता है और फ्लोर में रखना पड़ता है। टनल के अंदर, टनल में जो टैंक के अंदर पूरा वाटर कॉलम इज अबाउट 10 मीटर्स, पूरे नीचे जाके, एंड आपको अपना डाइविंग सेट निकालना पड़ता है, फेस मास्क निकालना पड़ता है, एंड माउथ पीस से सब निकाल के रखो साइड में। उसके बाद आप सीधा ऊपर आओ ना। ऊपर आने का तरकीब है, क्योंकि अगर क्या होता है कि सबको पता है कि एज प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। करेक्ट। आपने सांस ली, आपके लंग्स में थोड़े से जितना आपका लंग्स फूला हुआ है, अगर आप ऊपर जाते हुए सांस नहीं छोड़ोगे तो आपका लंग इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि लंग बस्ट भी हो सकता है, लंग स्ट्रेच भी हो सकता है, उससे बहुत ही घातक चीज़ें हो सकती हैं। तो ट्रेनिंग ये दी जाती है कि धीरे धीरे कर ब्लीड द एयर आउट ऑफ योर माउथ एंड स्लोली कंट्रोल तरीके से आपको ऊपर जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं पानी के अंदर भी, अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर कोई हादसा होना है तो वहाँ हो सकता है। आप ऊपर जाओ, ऊपर जाना बहुत ऊपर जाना ठीक है, ये तो बड़ा सीधा ड्रिल है। अब आपको एक सांस लेके बिना डाइविंग सेट पहने आपको सीधा उसके नीचे 10 मीटर जाना है। अभी वो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि क्या होता है वो लंग कैपेसिटी के बारे में सब डिपेंड करता है। करेक्ट। सांस लेके लंबी और सीधे आप अंदर जा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है कि आपको सब कुछ दिख रहा है। जैसे ही आप 1-2 मीटर गए आपको इतना हाथ दिखना बंद हो जाएगा, आपका विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती ही नहीं है। कोशिश तो करते हैं कि विजिबिलिटी स्विमिंग पूल टाइप हो, लेकिन इतनी अच्छी होती ही नहीं है। और फिर आप नीचे जाओ, और नीचे जाके अभी आपका क्या है कि आपको सांस लेने की वो लग रही है, लेकिन आप सांस ले नहीं सकते क्योंकि पूरा पानी है। तो ऐसे ढूंढ ढांड के आपने डाइविंग सेट पकड़ा, सबसे पहले क्या करते हैं माउथ पीस को मुंह में लगाते हैं, और जो भी आपने लंग्स में हवा लेके उसको बाहर फेंकते हैं ताकि उसमें जो पानी है वो निकल जाए,
एंड फिर आप एक डीप सांस लेते हो तो जान में जान आती है। एक बार आपने वो माउथ पीस पकड़ लिया, उसके बाद बल्ले बल्ले हो गई, उसके बाद डाइविंग सेट पहना आराम से। तो ये जब ड्रिल होता है तो ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर को मालूम पड़ता है कि ये बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया है, तो क्या करते हैं इसको डिग्री ऑफ डिफिकल्ट बढ़ाने के लिए कि जैसे आप ऊपर जाओगे, सेट डिच करके ऊपर जाओगे और दोबारा लेने के लिए आओगे, तो इंस्ट्रक्टर्स आपका सेट यहाँ से निकाल के किनारे में रख देते हैं। सो बेसिकली क्या है कि इट इज़ ऑल कॉन्फिडेंस अंडर वाटर, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो पैनिक और के कारण आदमी जान भी खो सकता है। तो पानी के नीचे की जो इतनी सुंदर दुनिया है, अगर आपने डाइविंग नहीं करी तो आई थिंक आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं, बिसाइड दिस एक्चुअली बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। करियर ऑप्शन एक तो क्या है कि गोताखोरों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन ये बता दूं कि हर घंटे के आपसे कम से कम $150-200 मिलते हैं। तो हमारे जो बंदे हैं जो रिटायर होके बोलते हैं सर 11-12 लाख हर महीने मिल जाते हैं। तो ऐसी डाइविंग साल में आप 5-6 बार कर लो तो हो गया। एक तो ये तो हाई एंड डाइविंग होगी, बीच में एक एयर डाइविंग भी होती है जो कि अबाउट 55 मीटर्स के करीब होती है, तो उसमें सैचुरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें भी काफ़ी अच्छे लोगों के पैसे बन जाते हैं। बिसाइड इज वेरी हेल्दी है, फिजिकली फिट आदमी ही कर सकता है। करेक्ट सर। तो कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। और अगर जिसने आपने स्कूबा डाइविंग की बात की, स्पोर्ट्स डाइविंग की बात की, उसमें भी काफ़ी वो है। लोग पैडी डाइविंग कोर्स करते हैं, बेसिक जहाँ आपने ओपन वाटर किया, फिर उसके आगे यू कैन डू रेस्क्यू डाइवर्स कोर्स, उसके आगे यू कैन डू डाइव मास्टर्स कोर्स, डाइव इंस्ट्रक्टर कोर्स, एंड देन यू कैन, इफ यू आर वेरी ऑन्टरप्रेन्योर लाइक यू आर, तो आप अपनी कंपनी खोल लो। और आजकल तो टूरिज्म में को इतना वो फोकस किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड इंडिया इज ए मैरीटाइम नेशन, तो यहाँ पे तो लक्षद्वीप आइलैंड देखो इतने क्लियर, मैंने सब जगह डाइविंग की है, इतना क्लियर वाटर्स है। एंड अंडमान निकोबार में इतना क्लियर वाटर्स है। एंड जैसा आपने कहा कि 75% ऑफ दी व्हाट यू कॉल एनिमल्स एंड ऑल लाइफ लिव्स अंडर वाटर। एंड इतना खूबसूरत है, कोरल रीफ में डाइव करो, इतना खूबसूरत है। आपको नाना प्रकार की मच्छियाँ दिखेंगी, कलर्ड फिश दिखेंगे, आपको केल्प दिखेगा, और बहुत ही सुनहरा काइंड ऑफ दृश्य होता है अंडर वाटर। तो एक तो क्या है कि क्या बोलते हैं कि बिजनेस विद प्लेजर, ये भी हो सकता है। तो कई तरीके हैं वैसे। तो सर थोड़ा सा रिवाइंड में जाता हूं सर। हमने बात करी मरीन कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में। सो अभी हमने जैसे डाइविंग की बात करी, लेट्स गो ऑन टू दी प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल और रेजिम ऑफ मरीन कमांडोज। कितना लंबा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस शिप्स क्लियरेंस डाइविंग कोर्स को इंक्लूड करता है, नहीं करता, और इसमें क्या चीज़ें आती हैं? तो मैं शुरुआत करता हूँ जिस ट्रेनिंग मैंने की थी। तो पहले हमने 2.5 महीने की शिप डाइविंग ट्रेनिंग की, उसके बाद बैलेंस अनदर 7 मंथ्स की, हमने 6 मंथ्स की हमने क्लेंस डाइविंग कोर्स किया। तो पूरा मिला के 8.5-9 महीने का पैकेज हो गया। उस बीच हमें 1 महीने के लिए इन्फेंट्री कमांडो स्कूल बेलगांव भी भेजा कमांडो कोर्स करने के लिए। वो 33 डेज का कमांडो कोर्स था। वो बहुत ही जानलेवा डाइविंग कोर्स था। तो उसमें बहुत नानी याद दिला देते हैं वो लोग डे 1 से। बैंड बजती है अच्छी तरह से, बुरी तरह से बैंड बजती है, लेकिन मज़ा भी आता है बहुत। और हम लोग वैसे ही फिजिकली फिट थे, क्योंकि डाइविंग कोर्स करके जा रहे हैं, तो हमें तो ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं। लेकिन जो लोग सीधे आते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ हो जाती है। तो वो कोर्स करने के बाद, उसके बाद हमें 1 साल के बाद हमने वॉलंटियर का मरीन कमांडो कोर्स के लिए। ओके। तो मरीन कमांडो में अगेन देयर इज अ सिलेक्शन। तो ये सारे हमने कोर्स करने के बाद उधर गए, तो उसमें सिलेक्शन हुआ हमारा। 50-60 लोग आए थे, तो उसमें 20-21 सेलेक्ट हुए हम लोग। जी सर। और फिर हमने पूरा मरीन कमांडो कोर्स मेरे समय में 14 महीने का किया। 14 महीने का मरीन कमांडो कोर्स आपके समय में 14 महीने था। अभी क्या कुछ चेंजेस हुए? अभी क्या हुआ कि जब से नहीं, ट्रेनिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, ऑफ कोर्स सर। एंड क्या होता है कि हमारे कई ऑफिसर्स विदेश में जाके ट्रेनिंग करके आते हैं, और हम लोग काफ़ी क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं बाकी स्पेशल फोर्स जो वर्ल्ड की हैं। आपको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना हर साल कई देशों की नौसेना के साथ ट्रेनिंग करती हैं। तो जब नौसेना की युद्धपोत का अभ्यास होता है, तो हमारे मरीन कमांडोज भी उनके इक्विवेलेंट स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। इसके बारे में हम और विस्तार से भी बात करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनके जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो हमें फॉलो करने चाहिए, इम्बाइब करने चाहिए, सो दैट हमारी ट्रेनिंग और भी अच्छी बढ़े। तो वो सब करने के बाद कई सालों में देयर इज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग लेवल्स। हमने एक काम जो मैंने किया, जब मैं 2012 में प्रिंसिपल डायरेक्टर बना,
स्पेशल मार्कोस और डाइविंग का नेवल हेडक्वार्टर्स में। हमने ट्रेनिंग को काफ़ी वो कंसाइज कर लिया और उसको हमने पूरी ट्रेनिंग, मरीन कमांडो की ट्रेनिंग पूरे मिला के हमने 8.5 महीने की कर दी। तो मतलब 14 महीने से अब आप 14 महीने मरीन कमांडो, उससे पहले 8.5 महीने का डाइविंग कोर्स, ये पूरा 22-23 महीने का कोर्स किया था हमने। वो सब हमने वो बिल्कुल उसको वो कर दिया समराइज करके, एंड हमने उसको बहुत ही मॉड्यूलर बना दिया और 8.5 महीने में पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। और मुझे ये लगता है कि ये ट्रेनिंग पैकेज जो है हमसे ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, तो उसमें ये ट्रेनिंग पैकेज में क्या होता है कि पहले जो वॉलंटियर्स हैं उनको सिलेक्शन होता है उनका, डाइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो सब कमांड क्लेम डाइविंग टीम करती है। उसके बाद एक लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है नेवल हेडक्वार्टर्स में, और सेलर्स की बनती है मुंबई कैब्स में, कॉमोडोर ब्यूरो ऑफ सेलर्स में, और वहाँ से फिर लिस्ट आती है। उसके बाद सबसे पहले वो रिपोर्ट करते हैं, जैसे ये जो ट्रेनिंग होती है आजकल मांडवी गोवा में होती है, दिस नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल कम ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे होती है ट्रेनिंग। तो वहाँ पे काफ़ी धांसू इंस्ट्रक्टर होते हैं और यानी तैयार होते हैं कि अभी आ रहे हैं मुर्गे आ रहे हैं अभी। तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट 1 मंथ, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत टफ है। तो पहले 1 मंथ बिल्डअप फेस होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई सेलर्स एंड ऑफिसर्स शिप में सेलिंग कर रहे हैं, एंड आपको पता ही है कि सेलिंग इज़ नॉट वेरी इजी और फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है, एंड खासकर अगर आप सी सीखो तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। जैसा आपने कहा कि खाना नहीं खाते हैं लोग सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, और तो वहाँ जाके 1 महीने में वो बिल्डअप फेस करते हैं ताकि फिजिकल फिटनेस उनकी लेवल मेंटेन हो जाए। उसके बाद 3 फेस होते हैं इस ट्रेनिंग के। तो फर्स्ट बिल्डअप फेस हो गया, उसके बाद 2-2.5 महीने की पहले डाइविंग ट्रेनिंग कराते हैं। उसके लिए वो डाइविंग स्कूल जाते हैं कोचिन में। तो 2.5 महीने की 2.5 और 3 महीने की डाइविंग स्कूल ट्रेनिंग में वो लोग शिप डाइविंग एंड ऑल्सो कॉम्बैट डाइविंग एस्पेक्ट मिला के 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पे भी स्क्रीनिंग होती है। तो पहले तो अपने वो बेसिक वो बिल्डअप फेस किया, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई। करेक्ट। उसमें आधे से ज़्यादा छट जाते हैं, तो 100 आया तो उसमें अभी आपके सिर्फ 40-50 रह जाते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट फेस में आता है डाइविंग स्कूल, वहाँ पे भी 10-15 और निकल जाते हैं, तो बचे 25-30। तो ये फेस 1 खत्म करके फेस 2 जो है वो लैंड बॉर्न फेस होता है, जो स्पेशल फोर्स आर्मी की हैं वो टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है 2-2.5 महीने की, और वो सिर्फ लैंड बॉर्न माउंटेन्स में ऑपरेशन करने के लिए, जंगल में ऑपरेशन करने के लिए, एंड वेपन ड्रिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। और थर्ड जो ट्रेनिंग फेस होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग फेस होता है, स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। उसमें आपको स्पेशलाइज्ड वेपन जो स्पेसिफिक टू मैरीटाइम स्पेशल फोर्स है उसकी, अनलाइक आर्मी एंड द एयरफोर्स, दे आर नॉट मैरीटाइम स्पेशल फोर्सेस, दे हैव गॉट अ डिफरेंट डोमेन ऑफ ऑपरेशन। हमारा मेन डोमेन जो मैरीटाइम एरिया है, तो उसमें जो खासकर डिफरेंट टाइप के हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं एंड अंडर वाटर क्राफ्ट्स हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। एंड उसके बाद फिर आपको ऑयल रिग्स में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ऑयल रिग्स में आपको फ्लशिंग आउट यानी कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना है, या आपको कोई चलते हुए जहाज में आपको बोर्ड करके ऑफेंसिव बोर्डिंग करके वहाँ पे एंटी पायरेसी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना है, तो क्योंकि ये बड़ी हाई रिस्क इवेंट्स हैं, क्योंकि इसमें अनलाइक एनी अदर कमांडो ऑपरेशन, यहाँ पे फॉरगेट अबाउट ऑपरेशन में कोई आपको गोली मार दे, यहाँ पे तो अगर आप चलते हुए जहाज में लैडर से चलते हुए अगर फिसल गए तो वही मर जाओगे, मर जाएंगे सर। अभी रिसेंटली जो अभी पर्शियन गल्फ में क्या हुआ, वो 3 यूएस नेवी सीज मर गए, और वो ऑपरेशन के जा रहे थे, मैं शादी, उन्होंने लैडर के ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश की और सी रफ था तो गिरे, और फिर आपको पता है जहाज में बड़े बड़े पॉपुलर होते हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो गया होगा उनका। तो ये ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरी ट्रेनिंग का 8.5 महीने के बाद लोग बन जाते हैं मरीन कमांडो। मेरे लफ्जों में मेरा फेवरेट क्वेश्चन सर, कितने घातक होते हैं ये मार्कोस? देखो ऐसा है कि सारे स्पेशल फोर्स जो इंडिया में है वो काफ़ी घातक हैं, बट लोग कहते हैं कि अगर जल में रहकर आप मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, तो इतने घातक होते हैं मरीन कमांडोज। आपको ये बात बता दूं कि जब हमारे मरीन कमांडोज डिप्लॉय हुए थे एज पार्ट ऑफ द IPK ऑपरेशन इन श्रीलंका, तो उनको वहाँ पे दाढ़ी वाली फौज बोलते थे। कौन सी फौज सर? दाढ़ी वाली फौज। दाढ़ी? क्योंकि हमारे जो कमांडो थे उनकी बेसिक ट्रेनिंग, मैंने कहा था ना वो सरसावा में ये अपना एक जगह है सहारनपुर में, वहाँ पे स्पेशल ग्रुप के साथ ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ पे वो लोग ये सब लंबे लंबे बाल ये सब रखने का उनका शौक था लोगों का वहाँ पे। तो हमारे मार्को दाढ़ी वाली, पता है नेवी में तो दाढ़ी रखना अलाउड है, बाकी सर्विस में मुझे पता नहीं, नेवी में तो अलाउड है। तो लंबी लंबी दाढ़ी होती थी और वो पटका पहनते थे, तो दे शुड बी कॉल्ड या तो दाढ़ी वाली फौज या AK अरब्स, क्योंकि AK-47 और अरब जैसे लगते थे।
तो काफ़ी जो उनके जो LTT के इंटरसेप्ट आते थे, बोल रहे थे कि यार ये AK अरब्स आर हियर, उनसे पंगा मत लो। सेम थिंग वैली में भी ऑपरेशन में वो कहते हैं कि भाई ये इनसे समुद्री फौज है, ये दाढ़ी वाली फौज से पंगा मत लो। सर आपको ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? और अगर मैं थोड़ा और डीप डाइव करूँ सर, क्या आपकी भी फटती है? बिल्कुल भाई, तो स्वाभाविक है। आई मीन जैसा आपने तो खैर अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, तो फेयर, एक्चुअली फेयर फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार लोगों में को बता भी चुका हूँ कई पॉडकास्ट में कि डर जो है ना, डर इज़ अ वेरी गुड इमोशन। क्योंकि अगर आपका डर होगा तो क्या होता है कि आप काफ़ी सेफ्टी को फॉलो, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हो, आपकी टीम आपके साथ है। जो भी आप ऑपरेशन करते हो आपकी टीम आपके साथ है, और आपके ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि ए वेरी स्मॉल टीम ऑपरेशंस, आपके पास कोई लार्ज सपोर्ट नहीं होता है, और आप ऑपरेशन ऐसे टाइम पे कर रहे हो कि इट इज़ हाई रिस्क ऑपरेशंस। तो उस समय अगर आपका इफ फोकस इज गॉट डाइवर्टेड बिकॉज आपको डर लग गया या कुछ और हो गया तो प्रॉब्लम है। तो जब डर लगता है तो देन आपका जो माइंड जो आपका वंडर कर रहा है यहाँ पे, दैट गेट्स फोकस्ड, एकत्रित हो जाता है, और एक लाइक ए लेजर शार्प फोकस आपका आ जाता है, विजन आ जाता है। आपको चिंता रहती है भाई मेरे जो बंदे मेरे साथ हैं, ऑब्जेक्टिव क्या ऑपरेशन का, ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए डर तो लगता है, बट वी ऑल्सो हैव बीन टॉट हाउ टू ओवरकम द फियर। ये सारी ट्रेनिंग जो होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं कमांडो यानी कि भागना, दौड़ना, वेट कैरी करना, पहाड़ चढ़ना, लंबी डिस्टेंस स्विमिंग करना, ये तो एक एस्पेक्ट है, वो भी सच ही है। मेन एस्पेक्ट इज मेंटल रेसिलियंस एंड मेंटल फोकस। सो दैट इज द मोस्ट, जो सारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू डेवलप योर मेंटल रेसिलियंस एंड लेजर शार्प फोकस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। हाउ ब्यूटीफुली सर, जो जज्बा जो आप बात कर रहे हैं ना, वो यहीं से आता है। क्योंकि एक जज्बा एहतियात करने के लिए और जज्बा तैयार करने के लिए क्या होता है कि एक तो आपको अंदरूनी वो इच्छा होनी चाहिए। सेकेंडली आपका इकोसिस्टम क्या है। अगर आपके सारे बंदे जांबाज टाइप हैं, बात भी ऐसे करते हैं और हरकत भी ऐसी करते हैं, तो जज्बा ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो चुने बंदे होते हैं जो सबसे बेस्ट हैं अपने कोर्स में, उन्हीं को इंस्ट्रक्टर भेजते हैं वहाँ पे। तो उनका जज्बा अलग होता है, जोश अलग होता है। और फिर तो वो जैसे हम इंडिया में और ट्रेनिंग में हमारे जो वो जोश टॉक्स होते हैं, तो वो जो ललकार होती है सो वो सब चीज़ों में तो जज्बा अपने पे आ जाता है। हमारी आवाम में ऐसे कई जाबाज बच्चे होंगे जो इस विजन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मे बी दे वुड लाइक टू जॉइन दी सर्विसेज, मे बी दे वुड लाइक टू बिकम a special forces person like you, maybe they would like to join Marcos. उनके स्किल सेट्स, उनकी ट्रेनिंग तब ना हो कि आज से अगर हमें स्टार्ट करनी है, उनका रोड मैप कैसे डिफाइन होना चाहिए, उसके बारे में आप उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे? तो पहले तो ये बता दूं कि नेवी इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। वंडरफुली सेड सर। तो नॉट ओनली मरीन कमांडो, नेवी में कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन जैसे कि एविएशन है। आप नेवल ऑफिसर बन के आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हो। यू कैन फ्लाई हेलीकॉप्टर, यू कैन फ्लाई आजकल फाइटर्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर में टेक ऑफ और लैंडिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड। करेक्ट सर। इन एनी एविएशन यू आस्क देम, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और सेटिस्फाइंग चीज़ नहीं है लाइफ में। यू कैन जॉइन सबमरीन, पनडुब्बी ज्वाइन कर सकते हो आप। यू कैन बिकम इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जैसे आप हो इंजीनियरिंग ऑफिसर, एंड यू कैन बिकम हाइड्रो ऑफिसर। हाइड्रो कार्डर ज्वाइन करके आप पूरे दुनिया में जाके और समुद्र की अंडर वाटर टोपोग्राफी को आप मैप करते हो। तो वही अपना एक ऊपर से अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। यू कैन बी वर्किंग ऑन बोर्ड ए शिप, एंड शिप में सेलिंग करो, कहीं जाओ, कई देशों के साथ क्रॉस ट्रेनिंग करो, तो उसमें अपना ही मज़ा है। तो यानी कि स्कोप बहुत है नेवी में। बट मार्कोस का अगर एक स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का रोड मैप बनाना है, किसी को फिट रहना है, इसी बहाने हम लोगों को फिटनेस का भी एक जज्बा दे सकते हैं सर। तो वो फिटनेस की जर्नी में आज अगर एक बच्चा सोचता है कि मैं कभी आगे जाके स्पेशल फोर्सेस का पार्ट बनूंगा, उसके लिए आज की जर्नी से स्टार्ट करने के लिए आप क्या रोड मैप उसका डिफाइन करने की उसे ऑप्शंस दे सकते हैं? सो पहली बात तो ये है कि आपको इफ़ यू वांट टू जॉइन एज एन ऑफिसर, आपको NDA का एग्ज़ाम, इंडियन नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई में तेज़ होना ज़रूरी है।
एंड नंबर 2 फिजिकल फिटनेस लेवल आपको मेंटेन करनी है। फिजिकल फिटनेस, प्लीज रिमेंबर, इसका मतलब ये है कि आपको ना एक डिसिप्लिन रूटीन अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कि सुबह टाइम पे उठना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी, आधे घंटे का अगर आप थोड़ा जॉग कर लिया, या आप आउटडोर स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं कि वो वीडियो गेम्स खेलते, आउटडोर स्पोर्ट्स यानी कि रनिंग, जहाँ पे रनिंग होगी, मसल्स एक्सरसाइज होंगी, वो आप रस्सी चढ़ना है या थोड़ा सा पुशअप सिटअप्स करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप भूल जाओ, फिर आप यू कैन जॉइन अदर वेरी वेरी हाई टेक इंस्टीट्यूशंस, बट यू कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी। और पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, और तीसरा और बहुत अहम चीज़ ये है कि ना जज्बा मेंटेन करने के लिए आपको वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिटिकल जो लोग होते हैं ना, हिंदुस्तान में क्या है कि मारामारी बहुत है, क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो मारामारी तो होगी। सम पीपल विल ऑलवेज फील डिप्राइव्ड, और फिर थोड़ा जेलसी फैक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि कई लोग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास इन आवर कंट्री। तो ये सब ये सब इकोसिस्टम हमारी कंट्री में है, उसमें से आपको मनूवर करना पड़ेगा अपने आप को। और वो कैसे कर सकते हो कि अगर आप अपना क्या बोलते हैं उसको, यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड यू हैव टू लुक एवरीथिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, अपने बच्चों में पॉजिटिविटी पैदा करने का। दे हैव टू एनकरेज देम ऑलवेज, नेवर डिस्करेज देम, एनकरेज देम। दूसरी बात, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करना, बिकॉज सर इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो चीज़ें हैं आपने किताबों में पढ़ा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपको एक फौजी ऑफिसर बनना है तो याद रहे कि फौज एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे एक आदमी अपना समय नहीं देता है गवर्नमेंट को, अपना जीवन देता है गवर्नमेंट को। और अगर आप अपना जीवन दे रहे हो तो आपके कलीग्स भी अपना जीवन दे रहे हैं, और आपके जूनियर्स भी अपना जीवन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जूनियर्स के जीवन में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में आपका बड़ा योगदान है। इसका मतलब ऑल्सो ये होता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके नस में होनी चाहिए। अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक लीडरशिप लेने की वो जो क्षमता अगर आपके नस में नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आप नहीं बन सकते फौज के ऑफिसर। करेक्ट। मीन्स ऐसा आदमी तो कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन खासकर जब आपके किसी के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी है, इट्स लाइक समथिंग लाइक स्टार्टअप खोलना। करेक्ट। आप लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ आजकल, मुझे पता है कि हमारे जो फाउंडर्स वो कितनी मेहनत करते हैं और कितने उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। हम फौज में रह चुके हैं, हम भी एज ए कॉमोडोर रिटायर हुए, हमें पता है कि हमने कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हर समय, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, किसी की लाइफ ना चली जाए बेकार, हमारे गलत डिसीजन किसी लाइफ ना चले जाए। प्लानिंग सर, ये सब प्लानिंग। तो ये सब जो मैं इसको कंसेप्चुअलाइज करने के अगर मैं करूँ, तो ये सब चीज़ें जब आपके स्कूल डेज में शुरू होती हैं, आपके घर में शुरू होती हैं। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मेरे एक मित्र थे कोर्समेट, वो एसएसबी में, ही वाज वेरी सीनियर ऑफिसर इन एसएसबी, कॉमोडोर, प्रेसिडेंट ऑफ एसएसबी। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो एसएसबी का एक बैच ख़त्म हुआ और वो दिल्ली आ रहे थे, और इंदौर से भोपाल से दिल्ली आ रहे थे। तो रेलवे उन्होंने एयरपोर्ट में देखा कि एक लड़का है जो कि 18-19 साल का होगा, और वो खड़ा एयरपोर्ट में, और उसके पिताजी चारों तरफ भाग रहे हैं। और मैंने उसको देखा, मुझे समझ आ गया, हाँ ये तो वही लड़का जो एसएसबी में फेल हुआ था उस दिन। तो मैं अपने सीट में बैठा, तो वो लोग भी चढ़े एयरक्राफ्ट में, और उसके फादर ने शायद मुझे, उसके लड़के ने कहा होगा कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसके फादर पीछे बैठे थे, आगे आए और इनके साथ बोला कि क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बात कीजिए। तो बोलता है आप ये मुझे बताइए कि मेरा लड़का इतना होनहार है, इतना इंटेलिजेंट है, क्लास में टॉपर है, स्कूल में कई चीज़ों में वो पार्टिसिपेट भी करता है, आप बताओ एसएसबी आपने कैसे फेल कर दिया उसको। तो जवाब मालूम क्या मेरे कोर्समेट ने दिया? जी सर। ने ये जवाब दिया कि देखो आप, सीधी बात है, ही डजंट हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको नोटिस कर रहा था, आपका लड़का सर वहाँ खड़े होकर चाय पी रहा था, सारी भागा दौड़ी आप कर रहे थे, ट्रॉली भी आप खींच के लेके आए, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट से भी सामान, जब हम उधर उतरे कन्वेयर जब वहाँ सामान डाल रहे थे, उसके बाद सामान भी आप ही कैरी कर रहे थे। आपके बेटे ने इससे छोटा सा एक अपना बैग लेके रखा था। तो आप ये बताइए कि आप क्या ऐसा लड़का, उसकी सेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कि नहीं है?
तो बोलता है माफ कीजिए, मुझे पॉइंट मंजूर है, लेकिन ये इसको बिगाड़ा है उसकी माँ ने। उसकी माँ उसको कभी ऐसे नहीं कर देती, उसको पैम्पर करके रखा है, तो खैर गलती हमारी है। तो जस्ट ए स्मॉल एग्जांपल। आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन तो था उन्हें, बट ऑफ कोर्स एक्सक्यूजेस तो हमारी आदत बन चुकी है देने का। दिस इज द प्रॉब्लम। सो दिस एग्जांपल इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि पेरेंट्स का कितना अहम भूमिका है किसी आदमी को अगर आप फौज में ऑफिसर बनाने की कोशिश कर रहे हो। नॉट ओनली ऑफिसर, फौज में जो जवान होते हैं, जो लोअर रैंक के ऑफिसर होते हैं, दे ऑल आर लीडर्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड, बिकॉज उनके अंडर भी लोग काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्किल सेट्स व्हिच डिफाइन आवर मार्कोस टुडे सर। सो जो मरीन कमांडो फोर्स है थोड़ी सी स्पेशल इस वजह से भी है कि इट्स अ 4 डायमेंशनल फोर्स। 4 डायमेंशनल फोर्स, यानी कि एक हवा में for insertion using skydiving, normal parachutes or even do slithering rappelling from helicopters। एक तो हो गया एक डिमेंशन। सेकेंडली लैंड डिमेंशन, सारे स्पेशल फोर्सों को लैंड पे तो लड़ाई करनी पड़ती है, तो दैट्स अ लैंड डिमेंशन। थर्ड इज समुद्र की सतह का डिमेंशन। अगर आपको प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है, अगर आपको विजिट बोट सर्च एंड सीज ऑपरेशन करना है, मैरीटाइम एंटी पायरेसी ऑपरेशन करना है, तो आपको सरफेस में बोट्स में जाना पड़ेगा। तो वो एक तरीका ऑपरेशन का। और एक अंडर वाटर ऑपरेशन है। सब गोताखोर हैं। अंडर वाटर लिम्पिड माइन लेके, छोटा माइन होता है, उसको लेके अंडर वाटर जाना, दुश्मन के जहाज में लगाना, और नीचे जाके पानी की सतह में अगर कोई लिम्पिड माइन उन्होंने हमारे जहाज में लगा के उसको रिमूव करना, ये सब स्किल्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर 4 डायमेंशनल फोर्स है तो स्किल सेट भी बहुत लंबे चौड़े हैं। तो प्राइमरी स्किल सेट है कि एक तो गोताखोरी का स्किल सेट्स, डाइविंग स्किल सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Second skill set is combat, like unarmed combats, basically hand-to-hand combat का skill sets। ये भी बहुत, that gives you a lot of confidence। वैसे आजकल वो ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है आजकल की लड़ाई में, क्योंकि दूर से लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी combat, hand-to-hand combat is very, very important। It instills a lot of confidence in a person। Third is your firing skills, weapon handling and firing, all type of weapons, from SMG to assault rifles to sniper rifles to LMG area weapons and all, to firing your Carl Gustav rocket launchers and all, also firing surface to air missiles, ये सब skills हैं। Even lead discharges। Yes, then using your limpid mines and all, how to use it, how to use bombs, how to defuse bombs, ये भी skill set है। और एक skill set है जो बहुत ही skill set जो है, जो सारे मरीन कमांडो के पास है, वो है पैराट्रूपिंग। करेक्ट। पैराट्रूपिंग एंड एयरबॉर्न स्किल्स, एयरबॉर्न ऑपरेशन स्किल्स। तो ये बेसिकली 4-5 स्किल्स हैं। उसके अंदर सब स्किल्स भी हैं, लाइक यू हैव टू बी ए मेडिकल क्वालिफाइड इन सो दैट यू कैन डू फील्ड मेडिकेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्वालिफाइड, नेविगेशन क्वालिफाइड, सी नेविगेशन क्वालिफाइड। ये सभी छोटे छोटे स्किल्स हैं, बट मोटे तौर पे ये 4-5 स्किल्स हैं। अब ये सब स्किल्स को आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो हर मरीन कमांडो यूनिट जो है वहाँ पे डे टू डे ट्रेनिंग होती है। देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज मेड फॉर एवरी डे। हर दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। सबसे पहले 6:30 फॉलो इन होके 1.5-2 घंटे की प्रॉपर टाइप रगड़ा पीटी होती है, बिल्कुल 1.5-2 घंटे की। उसमें बड़ी कैरी, आदमी को ऊपर उठा के भागो आधा किलोमीटर, फिर फायर में लिफ्ट करके भागो, फिर एक लखनऊ का टांगा होता है, हाथ पीछे करके पैर आगे करके चलते रहो, एंड देन स्प्रिंट मारो। उसके बाद वो ऑब्स्टेकल कोर्स करो, फिर वो मंकी क्रॉल करो, टोट एजेस करो, ये सब चीज़ें होती हैं। स्विमिंग इज इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ वाटरबॉर्न एक्टिविटी, वो करते रहो। सो ये सब करके तो सुबह 1.5-2 घंटे तो वहाँ हो जाते हैं। उसके बाद व्हेन यू कम टू द ऑफिस, देन टीम वाइज यू हैव टू डू ऑपरेशंस, लाइक देयर इज अ किल हाउस ड्रिल, जहाँ पे हम लोग एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में लाइक शॉर्ट डिस्टेंस वॉरफेयर की हम प्रैक्टिस करते हैं, फ्लशिंग आउट ऑपरेशन के लिए, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। तो एक टीम वहाँ वो करना शुरू कर देती है, एक टीम रेंज में जाके असॉल्ट वेपन्स फायर करती है, एक टीम डिमोलिशन में लग जाती है। तो ऐसे करके, एंड देन व्हाट हैपेंस इन ए वीक, वंस और ट्वाइस यू गेट सपोर्ट फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स कम, देन यू ऑल गो, सम टीम गोज एंड डज स्लिदरिंग, रैपलिंग। एक तो आपके उधर मरीन कमांडो बेस में, दूसरा आपको ऑयल रिग में ले जाएंगे, वहाँ पे करेंगे, फिर शिप में करेंगे रैपलिंग, स्लिदरिंग। उसके बाद आप रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स, हमारी फास्ट बोट्स होती हैं जो कि 40 नॉट की स्पीड से चलती हैं। 40 नॉट इज इक्वल टू अबाउट 75-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं पानी में। उसका ऑपरेशन चलती नहीं सर, वो उड़ती हैं एक्चुअली। वो ऑपरेशन करके उसके बाद अगर कोई जहाज जा रहा है और उसमें कोई टेररिस्ट बैठा हुआ है, हम लोग सिमुलेट करते हैं हाउ इट गोज, एंड उसको अटैच करके ताकि वो बोट बिल्कुल उसके लग जाए। देन यू फायर
फायर वेपन, उसमें वो ग्रैपनर होता है, ग्रैपनर हुक लगता है शिप में अलॉन्ग साइड, शिप के जो गार्डरेल में लगता है। उसके बाद वो हमारे टेलीस्कोपिक लैडर होते हैं, या तो वेरी थिन लैडर, उसमें क्लाइंब करना, वो क्लाइंब करना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज शिप इज मूविंग और पूरा हवा आ रही है। और कितना कुछ तो हम कैरी कर रहे होते हैं, हमने जो पहना होता है अपना रक्सैक या 10-15 किलो तो वो कैरी किया आपने, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, वो 5.5 किलो तो वो होती है, बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना है 2-2.5 किलो तो वो होता है, और नाइट विजन लगा के रखा है जस्ट इन केस अगर आपको इस्तेमाल करना है। तो यानी कि लगा लो 30-35 किलो का तो आपके पास पूरा आपने बाहर से पहना हुआ है, और फिर आपको चढ़ना है, और चढ़ना इतना आसान है नहीं, वो ऐसे लैडर ऐसे हिलना, पतला सा लैडर हिलेगा, आपको ये भी पता है अगर आप गिर गए तो बचना मुश्किल है, थोड़ा आपने उसमें लाइफ जैकेट भी पहना हुआ है। सो ये सब चीज़ें तो उसकी ना प्रैक्टिस ऑन ए डेली बेसिस करनी पड़ती है। तो ये डेली तो नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है कि हफ्ते में या महीने में 2-3 बार ये सी में करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट जो जाता है एक मरीन कमांडो को बनाने में, इतना ज़्यादा एफर्ट ट्रेनिंग का लगता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग यूनिट में भी जारी रहती है टिल द टाइम ही इज़ एन एक्टिव मरीन कमांडो यूनिट। उसके बाद हमारे रेगुलर कैंप्स होते रहते हैं, आउटडोर कैंप्स, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक यूनिट में बैठे हो बॉम्बे में या विशाखापट्टनम में या गोवा में या क्या अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स और सीनियर सेलर्स लग जाते हैं। अब वो सबको एक जगह इकट्ठा करके आउटडोर कैंप में ले आते हैं, और वहाँ पे उनको ऑल दी सिचुएशंस जो कि एक मरीन कमांडो की ज़िंदगी में डिप्लॉयमेंट करने आएंगी उसको सिमुलेट करते हैं, एंड देन यू डू वर्कअप ऑन दैट। अभी उसमें क्या होगा, जिम्मेदारी आपकी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ऑफिस का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ वही फील्ड में काम करना है। सो दैट 10-15 डेज कैंप होता है, उसमें स्काई डाइविंग भी होती है, उसमें एक्सटेंसिव अंडर वाटर कॉम्बैट डाइविंग होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, फिर शिप भी आता है। तो यानी महकमा बड़ा सॉलिड है, बहुत मजा आता है। एक्चुअली आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड, यू नो, बात करने से इतना एक्साइट हो रहा हूँ सर। आप हमें एक्चुअली फील्ड पे टेलीपोर्ट कर चुके हैं सर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम जो ये सब कुछ सुन रही है सर, उनको आपकी बातें सुन के आई थिंक ये पॉडकास्ट को बार बार रिपीट में सुनना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स आपने एक साथ तर 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 तर, तर जैसे गोलियां चलती है ना, फायर हो रही हैं, ऐसे इतने सारे एलिमेंट्स आपने बताए सर कि मेरे लिए खुद अपने जहन में रजिस्टर करना ही मुश्किल हो रहा है, और आप लोग ये करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू सर। अभी अभी आप यू हैव टेकन टेलीपोर्टेड मी बैक टू माय व्हेन आई फर्स्ट वॉलंटियर फॉर डाइविंग कोर्स। तो मेरा बड़ा मज़ेदार चीज़ है, हम लोग 3-4 लोग आए डाइविंग स्कूल में, और हमारे देयर वाज अ स्मॉल स्विमिंग पूल, 25-30 मिनट का स्विमिंग पूल था सर। तो उसमें हम 3-4 जो डाई हार्ड वॉलंटियर थे कि डाइविंग कोर्स करेंगे, उसका मरीन कमांडो बनेंगे। तो इंस्ट्रक्टर बोला ठीक है साहब, अभी चड्डी में हो जाओ। और मैं वो सारे जाट, हमारे तो सारे जाट इंस्ट्रक्टर थे। अरे मेरे इंस्ट्रक्टर का नाम था कुंभार सर। अच्छा, ओके। अरे उसने तो हमारे को सर जो पानी पिलाया है स्विमिंग पूल में सर, तौबा। तो और कईयों की तो चड्डियां भी उतरी हैं सर। और हम लोग है ना काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे थे, डेली वी शुड स्विम, ताकि अपने फिजिकली फिट रहे और एंड्योरेंस स्विमिंग में हम अच्छा रहें। तो उसने बोला साहब चड्डी में हो जाओ, और एक काम करो, अभी यहाँ से स्टार्ट करो और इस छोटे स्विमिंग पूल के 100 लेंथ मार दो। अब 100 लेंथ छोटे 100 लेंथ 25 मीटर का, यानी कि यू आर एक्चुअली स्विमिंग 2.5 किलोमीटर्स। करेक्ट सर। तो नॉर्मल आदमी कितना स्विमिंग करता है, आधा किलोमीटर करेगा, उतना टाइम कहाँ होता है नो। बड़े स्विमिंग पूल में 50 मिनट स्विमिंग पूल आप 10-15 लेंथ मार के चले जाते हो अपना। यहाँ पे तो 2.5 किलोमीटर्स करना है। तो थोड़े से हमारे को हिल गए हम लोग, और हमने शुरू किया, उसको करते रहे, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिर अल्टीमेटली खत्म हुआ तो वो तो डाइविंग टैंक लेके गया। डाइविंग टैंक में उसने अपने डाइविंग का सेट पहनाया 1-2 दिन के बाद, और बोला कि चलो फ्लोटिंग करो। हम फ्लोटिंग कर रहे हैं, वो डाइविंग सेट जो होता है वो नेगेटिवली ओरिएंट होता है, तो फ्लोटिंग करना जरूरी होता है, अदरवाइज पैर चल रहे नीचे। अब बोला कि होगा आप ये मास्क पहनो। तो हमने मास्क पहली बार पहना तो थोड़ा सा पानी मुंह में घुस गया। तो हमने बोला कि सर मास्क में पानी आ रहा है। तो हमारा इंस्ट्रक्टर बोल रहा है पानी नहीं आएगा, दूध आएगा। तो टैंक में तो पानी है, दूध नहीं है, दूध कैसे आएगा पानी में, करते रहो। तो पहली बात तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि नेवी के जो भी ऑपरेशन हुए हैं आउटसाइड द कंट्री, बिकॉज नेवी इज़ द ओनली सर्विस जहाँ के सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री होते हैं। क्योंकि मैरीटाइम बॉर्डर जो होता है, मैरीटाइम हमारा जो एरिया होता है इज ओनली 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीबन 21 किलोमीटर कोस्ट से। उसके बाद इज हाई सीज। तो जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं वो हाई सीज में होते हैं, unlike the other two services which are bound by LOC and also the airspace and all. They should not go to the other countries' airspace and all. There's a big problem.
तो यहाँ पे तो जो भी ऑपरेशन हुआ है उसको स्पेयरहेड मरीन कमांडो ने किया हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, चाहे कहीं पे भी नॉन कॉम्बैटिव ऑपरेशन हो या कोई भी HDR मिशन हो, तो उसको स्पेयरहेडिंग मरीन कमांडोज और क्लेस डाइविंग टीम ने की है। ये जो वैली ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा डिप्लॉयमेंट है जो कि नेवी से रिलेटेड नहीं है किसी एंगल में। इसमें कोई मैरीटाइम फोर्स इस्तेमाल नहीं होती है अदर देन मरीन कमांडोज। और इसके लिए ये हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मरीन कमांडो की शुरुआत हुई थी 87 में, सो सबसे पहले उनको डिप्लॉय कर दिया था अलॉन्ग विद द आर्मी SF एंड आर्मी यूनिट्स इन श्रीलंका। तो 3 साल में तो वहाँ पर इन्होंने अपना रोल निभाया। आर्मी के जो पैरा SF थे, जो कि बहुत ही जांबाज लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया। प्लस काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मिली। जो इथॉस है, कल्चर जो होता है ना स्पेशल फोर्स का, वो पैरा SF जो आर्मी की है, क्योंकि सबसे पुरानी है, उससे बेहतर नहीं है। तो सिखलाई वहीं से मिली लोगों को, हमारे सारे बंदों को पैरा SF में कैसे लोग काम करते हैं, जंगल वॉरफेयर कैसे करते हैं। और हमने सिर्फ ट्रेनिंग की थी लोगों ने, लेकिन वो एक्चुअली देखा उनका नमूना, वो कैसे डिप्लॉयमेंट को अंजाम देते हैं। तो उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर हमने काम किया। तो ये हो गया। जब वो 3 साल के बाद जब हमारा डिप्लॉयमेंट वहाँ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि अनलाइक एनी अदर आर्मी डिप्लॉयमेंट, नेवी डिप्लॉयमेंट ज़रा कम होती है, शिप डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन ये मरीन कमांडो का डिप्लॉयमेंट बहुत कम होता है। तो वो कीप अलाइव पॉलिसी होती है कि भाई किसी भी कॉम्बैटेंट को, आपने बंदे को जांबाज कॉम्बैटेंट बना दिया है, उसको अगर आप कोई काम नहीं दोगे, वो तो बेचारा जंग खा जाएगा। तो उसको टू हैव बैटल इनॉकुलेशन एंड टू इंश्योर कि वो अपनी लड़ाई की जो उसकी जो क्षमता है उसको हर समय रेगुलरली वो करते रहे। क्योंकि जब मैंने कहा था कि जो हमारी जो वर्कअप ट्रेनिंग होती है, वो अल्टीमेटली दिमाग में होता है कि ये वर्कअप ट्रेनिंग है, ये लाइव सिचुएशन नहीं है। तो लाइव सिचुएशन में और एक सिमुलेटेड सिचुएशन में अंतर है। करेक्ट। तो हमने ये सोचा कि मरीन कमांडोज को JNK में डिप्लॉय कर दिया जाए एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन रक्षक, जो कि आर्मी का ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक वातलाब घाट है, वातलाब लेक है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वो जमुना का वहाँ जिस झेलम का वहाँ पानी आता है। तो दिक्कत आर्मी को ये हो रही थी कि लैंड में तो वो डोमिनेट कर रहे थे टेररिस्ट को, लेकिन टेररिस्ट लोग रात को है ना वहाँ से निकल के और छोटी छोटी कश्तियों में और वो पानी के रास्ते झेलम से आके इधर जाके नीचे जाते थे। तो उसको कंटेन करने के लिए दे वांटेड कि भाई कोई एक समुद्री फौज हो जो कि स्पेशल फोर्सेस केपेबल हो। तो मरीन कमांडो को वहाँ पे डिप्लॉयमेंट 96 में पहली बार हुआ एंड उसके बाद तो फिर अब कंटिन्यूस है वहाँ पे। लेकिन होता क्या ना, अगर आपने एक हाथी खरीदा है या आपके पास एक रेस का घोड़ा है, तो वो रेस का घोड़ा सिर्फ शो के लिए नहीं होता है। करेक्ट। वो रेस को उसको रेस कर लगानी अच्छी लगती है। तो मरीन कमांडो इनिशियली डिप्लॉय हुए इसीलिए कि डोमिनेट द वुलर लेक, जो उन्होंने डोमिनेट किया वो उनका प्राइमरी रोल था। एंड लेकिन हुआ क्या कि वहाँ के जो आर्मी के कमांडर्स ने देखा, यार इनकी तो कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस इनके वेपन इक्विपमेंट बड़े सॉलिड हैं, मीन्स हाई एंड है। मुझे खुद पता है हमने कितनी मेहनत की है हमारे फोर्स को वर्ल्ड क्लास बनाने की। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने हमारे पास वेपन इक्विपमेंट है, जो हमारी जो कार्यशाला है, वो किसी भी स्पेशल फोर्स वर्ल्ड के से कम नहीं है, टक्कर की है बिल्कुल। तो आर्मी के जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है मरीन कमांडो की, तो इनको किसी और चीज़ में डिप्लॉय कर सकते हैं। तब शुरुआत हुई हमारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी अलॉन्ग विद दी आर्मी यूनिट्स एंड आर्मी के SF के साथ भी। और वहाँ पे हमने काफ़ी धाक जमा के रखी है। और आप ये मान के चलिए कि छोटी सी फौज है, मैं नंबर नहीं लूँगा कितने जाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पे, लेकिन जो उनका जो किल रेशो मैं बताऊँगा, जितने टेररिस्ट को उन्होंने एलिमिनेट किया है, न्यूट्रलाइज रेशो वाइज बहुत ज़्यादा है। कई लोगों को वहाँ में हमारे नौसेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया, शौर्य चक्र से नवाजा गया। और तो आप देख सकते हो कि छोटी फौज वहाँ जा रही है, वो क्या तहलका मचा के रखा है वहाँ पे। और वो इंटरसेप्टर ने बताया आपको कि दाढ़ी वाली फौज, जिनसे पंगा मत लो, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी सीखने को लोगों को मिल रहा है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि हर कमांडो जो मरीन कमांडो है, कम से कम उनकी डिप्लॉयमेंट 6-7 महीने की होती है, बिकॉज उनको तो प्राइमरी मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट ज़्यादा वो है। बिल्कुल सर। तो वहाँ 6 महीने करके इधर आते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। एंटी पायरेसी ऑपरेशन, विजिट बोर्ड सर्च दिस मैरीटाइम ऑपरेशन एंड ऑल, उसमें लग जाते हैं, क्योंकि नेवी की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, नेवी की सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी है। इतना बड़ा कोस्ट लाइन है सर,
या 7,616 किलोमीटर कोस्ट लाइन, अगर आप देखो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। कहीं से भी कोई भी घुस सकता है सर। कोई भी कर सकता है, तो वो चीज़ है। ऑफकोर्स नॉट सिक्योरिटी बट अदर लाइक ऑयल रिस्क के बारे में बात की मैंने। Right, रैपिड डिप्लॉयमेंट वहाँ पे होगा। अगर कोई शिप में जैसे कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं उसके लिए डिप्लॉयड है, एंटी पायरेसी के लिए डिप्लॉयड है, तो यानी कि महकमा चलता रहता है। लेकिन कम से कम 3-4 टर्न राउंड तो करते हैं। एक मरीन कमांडो कम से कम 3-4 बार वैली में तो जाता ही है। एंड वहाँ पे जो उसका एक्सपीरियंस है, वो लाइव बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस उसका है, वो बहुत ही काम आता है व्हेन ही एक्चुअली गोइंग फॉर ऑपरेशन एट सी। सो एंड मेरे एक मैं जब कमांड कर रहा था, मेरे एक 2IC थे, उनको तो NM गैलेंट्री मिला हुआ है 2 बार। उन्होंने कम से कम अपने 2 टेन्योर में कम से कम 8-9 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था उनकी टीम ने। तो हर टेन्योर में जो मार्कोस जाते हैं तो कम से कम 4-5 तो न्यूट्रलाइज करके आते हैं वो लोग। सो ऐसा है, बट प्राइमरीली इज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। आई थिंक आज ये मैसेज आप सब तक पहुंचा है कि कैसे हमारे मार्कोस JNK या वैली ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी चीज़ को मैं आगे ले जाना चाहूँगा सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अब आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे सर। 26/11 सर, द मुंबई अटैक सर, उसका जो कॉन्विक्ट है सर तहव्वुर राणा सर, वो पाकिस्तानी जो आज US की ज़मीन में भारत की ज़मीन के लिए एक्सट्रेडिशन के लिए रेडी खड़ा हुआ है। अब जब से इस बात का जिक्र हुआ है सर, तो हमारी आवाम के दिलों में वो दर्द, वो ज़ख्म ताज़ा हो चुके हैं सर। मुझे ये बात पता है सर कि हमारे मार्कोस का उस गोल्डन आवर में क्या रोल रहा था। आई एम श्योर सर आपने प्रिंसिपल डायरेक्टर का रोल 8 साल निभाया है, और उसके साथ साथ आपने डिप्लॉयमेंट्स भी देखी हैं सर। इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ जिक्र करा है। आज दी अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक में कुछ ऐसा रहस्यमय खुलासा भी हो सके सर, जो हमें कनेक्ट कर सके उस 26/11 के मुंबई अटैक से एक बार फिर सर, आपकी ज़ुबानी सर। सो ये जो अटैक हुआ था तो उस समय किसी को पता नहीं था कि ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, और हर यूनिट में QRT होती है, और ये 26 नवंबर की बात है। QRT से सर का मतलब है क्विक रिएक्शन टीम। हाँ, तो मरीन कमांडोज में 2-3 प्रहार, एक प्रहार 8 लोगों का होता है, तो उसमें 2-3 प्रहार समय स्टैंड बाय रहते हैं किसी भी कंटीजेंसी को हैंडल करने के लिए, जैसे 24 घंटे। और वो उनका वो सुबह आते हैं PT करने के बाद सीधा फायरिंग करते हैं, नाइट विजन है वो सब कुछ, रात को भी एक्सरसाइज करते हैं। तो दे आर जस्ट रेडी टू गो एंड दे आर गंग हो अबाउट टू, कि उनको लगता है कि यार टास्क मिल जाए कोई, और सडनली टास्क मिल गया। और टास्क मिला, और थिंग इज़ दैट उस समय हमारे पास फास्ट अटैक क्राफ्ट नहीं थे, तो वहाँ पे एक टग भेजा गया, क्योंकि जहाँ पे मरीन कमांडो यूनिट है वहाँ से मुंबई जो है वो थोड़ा दूर है, अराउंड 4-5 नॉटिकल माइल्स। तो वहाँ पे जाने के लिए टाइम लग गया उनको कम से कम 1-1.5 घंटे लगे। राइट सर। और जब वो उनको डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर मिला, बिकॉज क्या होता है कि ऐसा कोई सिचुएशन जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काबू के बाहर है, उसके लिए दे कैन आस्क द नेवल यूनिट और द आर्मी यूनिट फॉर सपोर्ट एज पार्ट ऑफ एड टू सिविल पावर। और शायद हम बने भी इसी के लिए हैं सर। बने भी इसी के लिए हैं। राइट सर। और तो सबको शायद काफ़ी लोगों को फौज में और सिविल में पता नहीं था कि ये मरीन कमांडो फोर्स कहाँ है और ये है क्या। तो लेकिन हम तो थे, और वहाँ से उन्होंने CNC कमांडर इन चीफ को मुंबई के चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, और वहाँ से हमारे को एक्टिवेट किया। मैं तो नहीं था उस समय, मैं तो अलग यूनिट में था, लेकिन मरीन कमांडोज को एक्टिवेट किया, और मरीन कमांडो वहाँ से फिर जाके डिप्लॉय हुए, और उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लिया, और तब मालूम पड़ा कि ये तो भाई गड़बड़ है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट द पीपल आउटसाइड ताज आर थिंकिंग। वो सोच रहे थे कि कोई इंटर गैंग राइवलरी है, जो कि सडनली 10 साल के बाद रिसर्च हो गई है। क्योंकि पहले आपको इफ़ यू रिमेंबर 70s और 80s में काफ़ी ये गैंग राइवलरीज काफ़ी होती थी मुंबई में। मैंने भी सर शांताराम पढ़ी थी सर। हाँ, शांताराम प्लस एक किताब है मैक्सिमम सिटी, यस सुकेतु मेहता की, वो पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब था उस समय। तो वो लोग यही सोच रहे थे उस समय कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब मरीन कमांडो एंटर किए तो उनको मालूम पड़ा कि भैया ये इसको यहाँ तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। करेक्ट सर। एंड NSG तो अगले दिन सुबह आई, तो काफ़ी टाइम था। उस दौरान
द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जो है उसमें मेरिन कमांड एंड यू नो ये क्योंकि वेरी फ्रैंकली देखो आई एम ए नेवी वेटरन एंड आई लव माई द सर्विस आई डू इन द नेवी एंड आई ऑल्सो नो दैट नेवी इज अ फैंटास्टिक सर्विस। लेकिन कई सीनियर्स को हमारे नेवी में पता नहीं था कि व्हाट इज द एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ मरीन कमांडोज। उस समय जब मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर था तो मुझे कई बार सीनियर ऑफिसर कहते थे कि यार तुम्हारा क्या है, दिस इज दैट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन वाज नॉट योर टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो मैं उनको बोलता था कि भैया एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, चाहे आप उसको जहाज में करो या चाहे किसी नेवल एरिया के अंदर करो, चाहे अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ताज में होटल में करो तो इट इज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ओनली। करेक्ट। बिकॉज दी फंडामेंटल्स आर सेम, जिसके हम दिन रात उसकी वो किल ड्रिल करते हैं। और कोई हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये तो आपका रोल ही नहीं है, गलत बात है। राइट। तो जैसे हमारे बंदे गए उन्होंने फिर शुरू किया वहाँ पे, तो जब पहला एनकाउंटर हुआ सुबह 3:30-4 बजे, तब टेररिस्ट को मालूम पड़ा होगा कि भैया ये तो कोई फौज आ गई है और ये भी स्पेशल फोर्स आ रखी है। जो उन्होंने शायद प्रिज्यूम करा भी नहीं होगा कि इनके पास यहाँ पे फौज कोई रेडी खड़ी होगी। सर उन्होंने पूरा देखो, आप तस्वुर राणा की बात कर रहे हैं, आप ना डेविड हेडली की बात कर रहे हैं, इन्होंने अच्छी तरह से 3-4 साल मेरे ख्याल से पूरा रेकी किया है। और पते की बात तो ये है कि जो उनका तौर तरीका था आने का और कोस्ट से अंदर घुसने का, ये सेम चीज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम रेड फोर्स बनते हैं। यू नो वो जो सिक्योरिटी ड्रिल कोस्टल सिक्योरिटी, तो हमारे को कमांडो को रेड फोर्स बना देते हैं और वो पूरी नेवी और पूरा कोस्ट गार्ड वो लग जाती है और कि नो डिफेंड करने के लिए, बचने के लिए तो हम लोग सबमरीन से आके और फिर जर्मनी बोट में आके उसके बाद इसी तरह से आते हैं और हम लोग अपनी बोट को कैशे करके, और हम सब लोग एक्शन स्टेशंस पे बैठे होते हैं। आप लोग की जिंदगी खराब करते हैं। तो वहां जाके फिर रात को हम अपना सामान पूरा छुपा के एंड उसके बाद फिर हम जाते हैं रेड के लिए, कहाँ, कोई नेवल यूनिट में, डॉकयार्ड में या मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे लोगों ने सेम किया और चले गए ताज, चले गए लियोपोल्ड कैफे। I think situation was the same. The perspective is all the same. Exactly same. तो कहते हैं ना, चोरी चोर को जानता है, चोरी चोर से लड़ाई कर सकता है। तो देन दैट इज हाउ व्हेन मार्कोस गॉट डिप्लॉयड, तो उनको ये कोई अनुमान नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कोई स्पेशल फोर्स है नहीं, एनएसजी उधर है, मानेसर में टाइम लगेगा। और जैसे कि हालात हैं ट्रैफिक का हालात मानेसर से दिल्ली और एयरपोर्ट, सार एयरपोर्ट से और सांता क्रूज एयरपोर्ट से यहाँ पे में टाइम लग जाएगा। तो तब तक हम लोग तांडव मचा देंगे। उन्होंने टाइमलाइन किया, सेट हुआ, तांडव मचा देंगे। उनके तांडव में रोड़ा बन गया मरीन कमांड। और उसके कारण जो है सारे बंदे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो सबको प्यारी है। ये सारे बच्चे हैं जो टेररिस्ट हैं, इनके माइंड को सबवर्ट किया जाता है, रिलीजियस सबवर्शन। एंड उसके बाद उनको भेजा आता है हिंदुस्तान। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि इनकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने के लिए है। अगर वो एक बार घुस गए JNK के अंदर तो 6 महीने के अंदर उनको दे आर हंटेड एंड दे आर एलिमिनेटेड। करेक्ट सर। तो बस वही है, पेरेंट्स को जरा वो बोल के आपके पैसे दे देंगे, करेंगे। बच्चे बेचारे कोई जेल से छूटे हुए कैदी हैं, कोई ऐसे यंग सबवर्टेड माइंड को भेजा गया। सो पीपल आर फाइटिंग, वो जोश से फाइट कर रहे हैं क्योंकि देयर माइंड इज सबवर्टेड। लेकिन जब एक उनको ये मालूम पड़ता है ना कि एक आगे फौज जो कि उनको खत्म कर देगी, तो सब भागते हैं, शॉक स्टेट। तो उसके बाद जो उनकी किलिंग थी ना, जो रैपिड, वो बिल्कुल ऐसे रैबिट डॉग की तरह किल कर रहे थे, वो खत्म हो गई। तो दिस इज द गोल्डन आवर की जब मैं बात की थी। और ये यू बी सरप्राइज टू नो, हमारे आई वाज सो हैप्पी इन 2017 आई वेंट टू यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड फ्लोरिडा, टैंपा फ्लोरिडा। वहाँ पे यूएस का एक वो कमांड है, स्पेशल ऑपरेशन कमांड, जहाँ से इन्होंने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर भी किया था जब उसामा बिन लादेन को मारा था। तो वहीं की टुकड़ी गई थी। तो दे हैव एवरी 2 years दे हैव इंटरनेशनल स्पेशल फोर्सेज सॉर्ट ऑफ जॉइंट मीट और अ सेमिन। तो करीबन 50-60 नेशंस के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव आए थे, डेलीगेशन लेके आए थे, एंड मैं भी था। आई वेंट अलॉन्ग विद वन एनएसजी ऑफिसर सीनियर टू मी, ही वाज एन आईजी रैंक ऑफिसर, एंड हम वहाँ जाके बैठे थे। तो एक लेडी, शी वाज वंस अपॉन अ टाइम इन द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उसके ऑफिस में शी वाज वर्किंग। तो शी गेव अ प्रेजेंटेशन एंड शी मेड इट वेरी क्लियर कि एक मुंबई अटैक, एक ऐसी फौज आई थी जिसने कि गोल्डन आवर में इंटरवेंशन किया, और उसके कारण शायद जो ऑपरेशन का पूरा रुख बदल गया और जो किलिंग है वो कम हो गई। सो द हंटर्स बिकेम द हंटेड। तो आई वाज सो प्राउड कि भाई ये तो हमारी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई फौज नहीं है, मैरीटाइम फौज, स्पेशल फोर्स, जो कि हमारे से सुपीरियर हो।
मतलब आपके जो ये 8 साल की जर्नी रही प्रिंसिपल डायरेक्टर की, आपने इतना कुछ देखा है अपने सामने मार्कोस को इवॉल्व होते हुए, तो अगर हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस आज की डेट में हम उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट, टोटल realm of There is changes that a have been brought up. significant enhancement in the operational capability of the Marine Commandos. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं था, मेरे प्रीडिसेसर ने बहुत काम किया। So. नींव तो उन्होंने गाड़ी है, मैंने तो क्या बोलते हैं उसको स्लॉग ओवर्स में मैंने फिर छक्के मारने शुरू किए मेरी टीम ने। तो लेकिन अल्टीमेटली क्या था, एज आई टोल्ड यू, आइटरेटिव प्रोसेस है, क्यूमुलेटिव एफर्ट है, और जो आज एफर्ट का जो अंजाम हुआ है, और मेरे बाद जो प्रिंसिपल डायरेक्टर भी कार्यरत हैं उन्होंने भी पेडल को प्रेस करके रखा, और वो वही धांसू आदमी है। और एक आई थिंक हेलीकॉप्टर शॉट्स लगते चल रहे हैं अभी, चल रहे हैं और चलेंगे आगे भी, क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई तो चलते रहते हैं। नी स्ट्रांग हो तो सर आगे की ग्रोथ अच्छी आराम से यू कैन कीप ऑन बिल्डिंग ना, बिल्डिंग ब्लॉक बना सकते हो, लीगो टॉयज कीप ऑन बिल्डिंग। सर सिंस वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल फोरम्स, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जॉइंट मिशंस जो होते हैं स्पेशल फोर्सेस के स्पेसिफिक, लेट्स से हम जैसे हम मलाबार एक्सरसाइज करते हैं या कोई और एक्सरसाइज करते हैं दूसरी नेवीज़ के साथ, आपके कोई स्पेशल फोर्सेस के ही रियल टाइम सिनेरियो में बिहाइंड द एनिमी लाइंस या सिमुलेटेड ड्रिल्स में आप किस लेवल तक दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक मतलब आप काम करते हैं, जुड़ते हैं उनसे, कुछ जैसे आपने पहले भी बताया था कि आपको भी काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, तो वो आप इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, ये कितना रेगुलर अफेयर होता है सर? बहुत ही रेगुलर होता है। हर साल कम से कम 5-6 नेवीज़ जो विदेश की हैं वो आके हमारे साथ समुद्री अभ्यास करती हैं सर। तो उसमें स्पेशल फोर्सेस की भी सेपरेट वो होता है, सेशन होता है जो कि 4-5-6 दिन का होता है सर। तो जैसे कि यूएस है, देन ऑस्ट्रेलिया है, जो क्वाड के चारों हैं, क्वाड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एंड उसके बाद देन वी हैव श्रीलंका, वी हैव बांग्लादेश, देन वी हैव फ्रांस, वी हैव रशिया, एंड वी हैव यूके। ये सारी कंट्रीज़ हमारे साथ, देन वी हैव ऑल्सो इंडोनेशिया, देन वी हैव थाईलैंड, वी हैव सिंगापुर। ये सारी कंट्रीज़ के नेवी आके हमारे साथ एक ना एक करके एक्सरसाइज करती रहती हैं, यानी कि 2 साल में ये सारी कंट्री के साथ एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं सर? बेसिकली मनूवर्स एट सी, हेलीकॉप्टर क्रॉस लैंडिंग ऑन डेक, उसके बाद यू डूइंग वाइल अंडरवे रिप्लेसमेंट, उनका टैंकर होगा और हमारा फ्रिगेड होगा और हमारा शिप होगा, उसमें फ्यूल ट्रांसफ़र, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र, देन पर्सनल ट्रांसफ़र, देन छोटे मोटे एक्सरसाइजेस जैसे कि एंटी सबमरीन एक्सरसाइज, एंटी मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये सब तो हो गया समुद्री अभ्यास, वॉर फाइटिंग एट सी। और एक हो गया स्पेशल फोर्सेस एलिमेंट, जैसे कि हो गया आपका विजिट बोट सर्च एंड सीज, मैरीटाइम इंटरवेंशन ऑपरेशन। उसके बाद शोर में इफ यू वांट टू कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस बिफोर यू डू एम्फीबियस लैंडिंग, उससे पहले एक मार्कोस की टुकड़ी जाती है, डाइवर्स की और मार्कोस की, जो कि पूरे सी को देख लेती हैं, बीच को देख लेती हैं, ताकि उसके बाद लैंडिंग शिप्स कैन कम एंड बीच देयर एंकर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब ट्रेनिंग होती हैं। सो इसमें जैसे दूसरी कंट्री रेड फोर्स बन गई, आप ब्लू फोर्स बन गए, ऐसा नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। नो, इससे जब हमारी तो अगर 5-6 दिन का कैंप है, जैसा ऐसा सबसे लंबी ट्रेनिंग जो हमारी आपने बात की है वो हमारी यूएस के साथ होती है। ओके। वो कम से कम 15-20 दिन की होती है। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली वी स्टार्ट डूइंग जॉइंट ट्रेनिंग एंड एक्सचेंजिंग SOPs एंड गुड प्रैक्टिसेस। और उसके बाद जब हमें एक दूसरे के स्किल सेट्स का अंदाज़ा लग जाता है और एक दूसरे के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में हमें पूरा ज्ञात हो जाता है, करेक्ट सर, फिर उसके बाद हम लोग फिर करते हैं टैक्टिकल एक्सरसाइज 2-3 दिन के। और टैक्टिकल एक्सरसाइज में हम जॉइंट करते हैं, यानी कि एक प्रहार में 8 हैं, उसमें 3-4 यूएस टीम्स होंगे और 3-4 हमारे होंगे, उनके वेपन होंगे, हमारे वेपन होंगे। एंड जो हम लोग एक्सरसाइज प्लानिंग करते हैं वो यूएस नेवी के लोग और हमारे नेवी के लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारा जो वो अमेरिकन से मैंने सुना है कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में और पहले श्रीलंका में जो हमारी टैक्टिक्स इवॉल्व हुई हैं, दे आर वेरी सुपीरियर। ओके। और उनका तो काम ही लाजवाब है, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो उनकी अफगानिस्तान की जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका इराक का एक्सपीरियंस है, कुवैत का एक्सपीरियंस है, उससे आपको सीखने को मिलता है। तो वी एक्सचेंज नोट्स। तो उससे क्या हो रहा है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई भी हो रही है और हमारे SOPs भी रिफाइन हो रहे हैं। सो दिस क्रॉस ट्रेनिंग एंड दिस काइंड ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस विद द अदर कंट्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही नहीं, हिंदुस्तान में हम कंबाइंड एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्पेशल फोर्स ऑफ आर्मी, देन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स
और हमारी स्पेशल मरीन कमांडो फोर्स, हम लोग साल में 2 बार कम से कम एक्सरसाइज करते हैं, वॉर फाइटिंग की हम लोग अभ्यास करते हैं। तो अभी क्या है कि आर्मी स्पेशल फोर्स जो है वो भी कई कंट्री में जाके एक्सरसाइज करती है, और गरुड़ जो है ये काफी यूएन डिप्लॉयमेंट में रहते हैं, एयरफोर्स के गरुड़, जहाँ भी एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर जाते हैं गरुड़ भी जाएंगे, तो वहां से भी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली स्लोली एंड स्लोली द एक्सपर्टीज लेवल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, द स्पीयर इज गेटिंग शार्पर एंड शार्पर, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधा चलते हैं इस क्वेश्चन पे सर। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर जो ऑब्वियसली सर यूएस ने फ्रैक्टिफाई करा, उसने ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करा सर। एक सिमुलेट करते हैं सिचुएशन, अगर यूएस सील्स की जगह हमारे मार्कोस होते, पहला क्वेश्चन सर, क्या वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता? सेकंड सर, हमारी इफेक्टिव प्लानिंग, पॉलिटिकल प्रेशर, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, और इतने सारे चैलेंजेस होते हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है सर। आपके नज़रिए में सर हमारे मार्कोस कितने केपेबल होते या ज़्यादा अच्छे कैपेबिलिटीज़ रखते थे यूएस सील्स के कंपैरेटिवली इस ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर को सक्सेसफुली कल्मिनेट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए सर? ये क्वेश्चन अगर मैं आज भी मरीन कमांडो यूनिट में जाके बोलूँ ना सर, कमांडो को बोलूँ क्या बोलेगा, कब जाना है सर? आंसर ये होगा, कब जाना है सर? मतलब आपने एक ही आंसर में पूरी सारी बात का खुलासा कर दिया सर। बिकॉज नेपच्यून स्पेयर जैसे जो जिस तरह से उन यूएस नेवी सील टीम 6 ने जाके वहाँ पे ना अपना वो काम किया, अपना वो दिखाया, जुनून दिखाया, झंडे गाड़े। ये झंडे हम हर साल कम से कम 5-6 बार गाड़ते रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि हमने और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सिमुलेट करके रखा है। हमारे जो आर्मी के पैरा एसएफ जो जिस तरह से काम अपने जहाँ भी डिप्लॉय होते कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप पब्लिक को मालूम पड़ेगा तो उनको ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई कितने जाबाज हमारे बंदे भी हैं। लेकिन जैसे आपने नेपच्यून स्पेयर की बात की, तो इसका हमने पूरा वो किया हुआ है। वी हैव डन द एंटायर एनालिसिस, और नॉट ओनली दिस, हमने वर्ल्ड के जो मैक्सिमम स्पेशल ऑपरेशन, जो मेजर स्पेशल एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन थे, सबका हम लोग केस स्टडी करते हैं और सबके को हम सिमुलेट करते हैं। तो हमारे स्पेशल फोर्सेस में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज कि ये इसको कैसे किया था और कैसे करना है, बेहतरीन तरह से कैसे करते हैं। मैं मरीन कमांडो की बात करूंगा। हम लोग हेलीकॉप्टर जाते हैं रात को, उसके बाद हम लोग स्लिदरिंग करते हैं, उसके बाद हम लैंड में जाके डिमोलिशन करके एक रूम इंटरवेंशन की ड्रिल करते हैं और फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं। करेक्ट सर। नेपच्यून स्पेयर इज जस्ट दिस ओनली, और उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। वो बात अलग है कि हमने अमेरिकन के साथ काफ़ी एक्सरसाइज की, वी नो दैट दे बिकम लाइक वेरी किडिश एंड दे आर रूथलेस इन द सेंस कि हम अगर हम किसी ऑपरेशन करेंगे और सामने कोई महिला दिख गई, बच्चे दिख गए, हम सोचेंगे बिफोर वी फायर प्रेस अ ट्रिगर। दैट SOP डजंट एग्जिस्ट इन देम, दे हैव अ स्टैंडर्ड SOP। उस SOP में लिखा नहीं कि भाई यू सेग्रीगेट, तो दे स्टार्ट किलिंग पीपल। सो जैसे वहाँ पे हुआ नेपच्यून स्पेयर में हुआ, 1-2 औरतों को भी गोली लगी है कि नहीं? अगर हमारे बंदे करते तो आई विल गारंटी यू कि किसी औरत को किसी को गोली नहीं लगती। एंड जहाँ पे हेडशॉट की बात है, बिटवीन द आईज तो हमें भी मारना आता है। 95% इज द पासिंग मार्क्स फॉर डूइंग इंटरवेंशन ड्रिल। और वहाँ पे क्या है कि कटआउट्स होते हैं। When you enter enter a room in a body pair of 2 and there are 6-7 rooms there in a kill house, वहाँ पे तो you have to have minimum 95% score and it has to be between the eyes। तो ये सब है। अच्छा, वेपन इक्विपमेंट हमारे पास पूरे हैं, कैपेबिलिटीज हमारे पास पूरी है। अब बात कहाँ आती है, वेयर इज द बोटलनेक? इवैक्यूएशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी वाली बातें। एक तो ये द लैक्यूने जो है, जो कि अभी जब मैं था प्रिंसिपल डायरेक्टर, तो उस समय वी वर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। बिकॉज क्या है कि स्पेशल ऑपरेशन जो है, इट इज़ अ होल टीम इफेक्ट, इट्स अ होल टीम अफेयर, इट्स नॉट सिंगल टीम एक्टिविटी। उसमें आपके इंटेलिजेंस गैदरिंग, योर ह्यूमन इंट, योर कम्युनिकेशन इंट, योर सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ये लगाओ कि उसको हंट करने के लिए 10 साल तक 10,000 US ऑपरेटर्स ने काम किया, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने काम किया। तब मालूम पड़ा कि वो भाई साहब उधर छुपे हुए हैं। इतना महकमा हमारे पास नहीं है। एक तो ये कमी हो सकती है,
बट क्या पता हमारे पास कुछ ऐसे महकमे होंगे कि वी कैन ऑलवेज सर्कमवेंट दैट। एक तो नंबर 2, द काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर विच आर डिप्लॉयड फॉर दिस ऑपरेशन, फिलहाल हमारे पास वो हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं जो द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेट ऑफ हेलीकॉप्टर दे हैव, वो शायद हमारे पास नहीं है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं लेकिन वो लेवल के नहीं हैं, अब इंडक्ट हो रहे हैं। सो एक वो 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई तीसरा चीज़ नहीं है। जहाँ पे व्हाट यू कॉल उसकी जुनून की बात आती है, जहाँ पे पॉलिटिकल विल ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो खैर द प्रेजेंट डिस्पोजिशन जो हमारा गवर्नमेंट का है वो तो बता ही दिया, बालाकोट भी कर दिया है, उरी भी कर दिया है, तो अब वो तो उसमें भी डाउट नहीं रहा अभी। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जब प्रिंसिपल डायरेक्टर था, हमने 2-3 बार ऐसे ऑपरेशन प्लान किए थे आउटसाइड द कंट्री। अब वो बात अलग है कि उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला हमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो सकती है, जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन इज़ डिफरेंट, डिप्लोमेसी इज़ डिफरेंट, तो वो हमारे पेचेक के बाहर है। हमारा काम होता है कि भाई, हमारा एमएस मरीन कमांडो काम होता है कि जब एक बार ऑर्डर मिल गया आपको, ऑल द प्लान्स आर रेडी, टेम्पलेट्स आर रेडी, ये भी पता है कि किसको क्या वो वेपन लेके जाना है, किसको क्या करना है, एवरीथिंग इज रेडी इन ऑल द यूनिट्स। करेक्ट सर। जैसे कि आर्मी के स्पेशल फोर्स में ऐसी होगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हमारे सारे टारगेट्स, किस कंट्री में क्या टारगेट हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कहाँ से जाना, क्या करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, व्हाट इज द लॉन्च प्लेटफॉर्म, वो सब हमारे पास रेडी है। इट्स ऑल SOPs एंड दैट कीप्स ऑन गेटिंग रिफाइंड ड्यूरिंग ऑल दी, मैंने कहा ना, वर्कअप एक्सरसाइज हम करते रहते हैं और कंट्री से हम सीखते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट सिखलाई वी कीप ऑन रिफाइनिंग आवर काइंड ऑफ ऑपरेशन वी डू, और वी विल बी टोल्ड टू डू। अब हम बात कर रहे हैं सर US की, द माइटिएस्ट most powerful defense entity of all times, and the most powerful man in the world, the president of the US. सर इतना कुछ, मतलब हमारा अगर डिफेंस बजट और उनके डिफेंस बजट को अगर हम कंपेयर करें सर, वो 12वीं हमसे आगे हैं। उसके बाद भी इंटेलिजेंस फेलियर्स, उनकी सॉइल पे 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट करना, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली नो, द सिक्योरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA मेरे ख्याल से इट्स ए चैप्टर बाय इटसेल्फ, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी US के प्रेसिडेंट की शायद किसी की सिक्योरिटी इस वर्ल्ड में नहीं है। जो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनके जो SOPs हैं, बहुत ही बेहतरीन है। लोगों ने, बाकी कंट्री ने उनसे सिर्फ सीखा है, और बेस्ड ऑन उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं उन्होंने अमल किया उसके ऊपर। तो अगर आप ये देखें कि सिक्योरिटी SOPs का और प्रोटोकॉल के मायने से देखें तो एवरीथिंग इज़ फाइन। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ए वेपन विच कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट मेहम एंड कैजुअलिटी इज़ अवेलेबल विद देम ईजिली। एंड सेकेंडली, उस जमाने की बात थी जब थिंग्स वर नॉट दैट स्मार्ट एंड स्मार्ट। आजकल तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। Today is, I was involved in the security of our VIPs when they come to naval ships and all. Sir. Even as a young lieutenant, as a marine commando, and even at a senior level. तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एयरक्राफ्ट कैरियर में आ रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, मक्खी नहीं जा सकती है। इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, और वो भी ऐसी, यहाँ सिखाई तो वहीं से आई होगी, या किसी और एडवांस नेशन से आई होगी शायद, और फिर हमने उसको उसमें और तब्दीली की होगी, तो हमारा बन गया, रिफाइन किया। सो मुझे लगता नहीं कि कोई सिक्योरिटी में ढील होगी। इट्स ओनली द मेंटल मेकअप एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि क्या होता है, जो वर्ल्ड का पॉपुलर लीडर होता है ना, ही वांट्स टू शो हिज पॉपुलैरिटी, मैग्नानिमिटी बाय एक्चुअली नॉट फॉलोइंग सर्टेन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। स्पेसिफिकली अगर मैं इंडो चाइना रीजन के बारे में बात करूं सर, इतनी कंट्रीज़ हैं जो चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, बट चाइना द ड्रैगन सर करता तो वो अपनी मनमानी ही है सर। तो ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या एक्चुअली ऑन डिप्लोमेंट लेवल भी ये कितनी इसमें सच्चाई है? अगर मैं सिर्फ इंडो चाइना रीजन में अपनी प्रेजेंस बोलूं, या वर्ल्ड की जो नेवीज़ कलेक्टिवली काम कर रही हैं, लेट्स से अगर हम सिमुलेट करते हैं चाइना के ही अगेंस्ट, तो उसमें हम कितने सक्षम हैं? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद इट बिकेम ए बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक रशियन ब्लॉक, सोवियत यूनियन का ब्लॉक बन गया एक, और कई कंट्रीज अलाइन हो गई, और एक US का ब्लॉक बन गया, कई कंट्रीज नेटो एंड ऑल दिस थिंग वो अलाइन हो गए। अब उसके बाद जब 1991 हुआ,
और सोवियत यूनियन वॉज ब्रोकन इनटू 11 डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज, तो इट बिकेम ए यूनिपोलर वर्ल्ड। अब संसार का दादा एक, वो था यूएसए। तो उसका मसल पावर, उसका मॉनेटरी पावर, फाइनेंशियल पावर, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी इंटेलिजेंस पावर, उसका ब्रेन पावर इतना ज़्यादा है कि ही इज़ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। एंड आज भी उसको वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। अगर आपको वर्ल्ड को डोमिनेट करना है तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब हो क्या रहा है, उन कई चीज़ों में है कि आपको अपना आपको ना गन बोर्ड डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, आपको अपने युद्ध पोत यहाँ वहाँ भेजने पड़ते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये कहीं भी पहुँच सकते हैं और इनका इतना पावर है। दे हैव टू हैव ए पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी। अभी यूएसए की बात करते हैं तो उनके कितने कमांड्स हैं, जॉइंट कमांड उनके पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। यूएस इज द ओनली फोर्स विच इज डिप्लॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको तो कोई पूछता नहीं है। अब ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि यूएस ने कॉइन करके रखी है अगेंस्ट चाइना। अब चाइना जो है आफ्टर द व्हाट यू कॉल ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन, it became unipolar world. The only challenger which is now coming out is China. The dragon. And China का जो critical mass है वो इतना solid है कि one day it has got the potential कि वो यूएस से भी आगे खड़ा हो जाए, नंबर 1। इकोनॉमिक पावर तो अभी भी बहुत तगड़ी है उसकी नेवी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ बीन काउंट, कितने जहाज उनके पास हैं। धड़ाधड़ वो जहाज बनाते रहते हैं। अभी तो उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर भी खड़ा कर दिया। देखिए यूएस 5th जनरेशन फाइटर की बात कर रहा है, 6 को डेवलप करने की बात कर रहा है, उसने 6th जनरेशन फाइटर भी खड़ा कर दिया है। अभी वो डीप सीक के बारे में सुना होगा आपने, जो एआई उनका जो डीप सीक है, इट इज एक्चुअली मार्केट में उसने कितना घातक प्रहार किया है। चैट जीपीटी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो यू कैन सी उनका कितना कैपेबिलिटी है। नाउ चाइना जो है वो काफ़ी दूर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। उनका जो सारा बिजनेस फ्लो होता है, जो उनका जो मैरीटाइम फ्लो है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम द ईस्ट, साउथ चाइना से निकल के, ऑल्सो गोइंग फॉर द पैसिफिक ओशन टुवर्ड दैट साइड। अब उसको क्या है कि अपने मैरीटाइम ट्रेड को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो क्या कर रहा है, कई जगह पोर्ट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अब वो उसने जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में किया, उसने म्यांमार में किया, ग्वादर पाकिस्तान में किया, हम्बन टोटा उसने इधर श्रीलंका में किया, और वहाँ पे जिबूती में उसने पोर्ट बनाया। वेरेवर यू मेक पोर्ट, वो तो कह रहा है कि कॉमर्शियल पर्पज से, क्या पता कॉमर्शियल पर्पज से ही है, लेकिन जो भी पोर्ट कॉमर्शियल पर्पज से होता है उसका मिलिट्री इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि उसका इंडियन ओशन रीजन में उसकी जो प्रेजेंस है, उसके लिए उसको ये चाहिए कि नज़दीक कोई ऑपरेशन टर्नआउट के लिए कोई पोर्ट होना अवेलेबल हो। तो वो कर रहा है। तो उसको चाहे आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह लो, लेकिन अभी वो इसलिए मुश्किलात पैदा इसलिए हो रही है क्योंकि उसका बेल्ट और एंड रोड इनिशिएटिव भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। राइट सर। विच इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग द इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी एंड उसकी धाक और फाइनेंशियल ट्रैक में वो काफ़ी कंट्रीज को डाल रहा है। सो ये जो एक जमघट बन चुका है, so it is creating lot of complications to many countries. यूएसए को डर है कि अगर इसको अगर कंटेन नहीं किया तो शायद ये ही विल बिकम ऑल परवेसिव, ऑल पावरफुल, जो कि एक जो दादा होता है ना एक एरिया का, उसको पसंद नहीं आता है। ही डजंट लाइक नंबर 2, ही वांट्स टू स्टिल मेंटेन नंबर 1। उसको अभी तो फिलहाल की स्थिति में कम से कम 30-35 साल तक यूएसए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मीन्स यूएसए को अनस्टेबल नहीं कर सकता। आफ्टर 35 years द फील्ड इज ओपन। तो लेकिन यूएसए की जो स्ट्रैटेजी है वो 100 साल आगे सोचने वाली पार्टी है, एंड दे ऑल्सो हैव गॉट द वेयरविथऑल टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द थिंग्स ऑन द वर्ल्ड। सर बट इससे हमारी इंडिया की भी तो एक वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है ना सर? इसलिए बढ़ रही है बिकॉज क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी आप कॉमर्शियल खासकर पोर्ट जो हैं, मैरीटाइम पोर्ट जो हैं, अगर वो कॉमर्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं तो वो मिलिट्री बेसिस भी बन सकते हैं। देन बीइंग ऑनेस्ट सर, इंडिया के पास भी कोई चॉइस नहीं है बट टू जॉइन द फोर्सेस अगेंस्ट ऑब्वियसली द सो कॉल्ड नंबर 2, जस्ट टू इंश्योर कि हमारी वल्नरेबिलिटीज और बढ़े ना, हम भी स्टेबल रहें, हमारा माइंडसेट भी क्लियर रहे। तो आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव ऑफ आवर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आई थिंक दैट्स अ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ये दिस इज़ ए स्ट्रेटेजिक लेवल डिस्कशन, क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, हमारा एक ऐसा यूनिक अद्भुत देश है जो कि यूएस से भी फ्रेंडली है, चाइना से भी फ्रेंडली है।
जो कि यूक्रेन से भी फ्रेंडली है और जो कि रशिया से भी फ्रेंडली से है, और जो कि पैलेस्टीन से भी फ्रेंडली है और जो कि इजराइल से भी फ्रेंडली है। ऐसी डिप्लोमेसी और हमारे जो डिप्लोमेट्स की जो क्षमता है उसको उनकी दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट दैट ईजी, इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे चाइना के साथ हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट है सर, और वो चलता रहेगा। तो जिस कंट्री के साथ हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है उस कंट्री पे आप विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अगर वो एक्सपैंड कर रहा है तो वी कैन लुक, हमारे पास सिक्योरिटी इशू क्या है, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो ए मैरीटाइम नेशन, वो भी एक मैरीटाइम नेशन है। अभी वो ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, बिकॉज इंडियन ओशन में 60% उसका ट्रेड जो है यहीं से फ्लो होता है। Right. उसको डर है कि कहीं हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहे हैं, और इंडियन ओशन रीजन में धाक किसकी है? हमारी है, वी आर द लार्जेस्ट नेवी देयर। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने इंडिया इज़ ए वेरी पीस लविंग कंट्री, आपको पता है, आपने नेवी में इतना साल नौकरी की है। हमने सिर्फ युद्ध अभ्यास किया है, लेकिन हमने कहीं से डिप्लॉय नहीं किया जहाँ पे हमने कहीं पे किसी कंट्रीज के ऊपर अटैक किया है या मिसाइल फायर की, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। बशर्ते कि हमने पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो किया था, बाकी हमने नहीं किया हुआ है। वो तो हमें कोई ऑप्शंस छोड़ता ही नहीं है। या तो वे चाइना दे ऑलवेज ए फेयर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब जो पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे अगेंस्ट ना खड़ा हो जाए। तो इसीलिए हमारा काउंटर क्या है? हमारा काउंटर ये है कि हम भी ऐसे कंट्रीज में कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट हमने ईरान में डेवलप कर दिया, सितवे पोर्ट हमने इधर म्यांमार में डेवलप कर दिया, बांग्लादेश में हमारे एक पोर्ट है उसमें हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हमारी प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। तो हम लोग बैलेंसिंग एक्ट तो कर लेते हैं। अब क्वाड भी खड़ा हो गया, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, तो उसमें 4 कंट्री का वो जो जमघट है, इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक लेवल डायलॉग। उसमें कोई मिलिट्री एलिमेंट है नहीं, लेकिन क्या है कि दे वांट सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेड। इन टर्न्स वो क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू कंटेन जो ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है पूरे फ्रॉम द साउथ चाइना सी से लेकर पूरा अपने जो he's being observed, he's being monitored. There is some amount of pressure on him कि there is a that if you can't do everything freely. Correct. There are people watching you and they could actually pounce on you when the time comes. Correct sir. तो इंडिया उस कॉड का पार्ट है, but it's not a military alliance. It is just a economic alliance which has got a lot of connotations, but चाइना नोज कि भाई ये किस लिए खड़ा हुआ है। सर आपने IOR के बारे में बात करी, इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करी, और हमारे इंडियन नेवी के वहाँ पे इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी। एंटी पायरेसी मिशन सर, मैंने खुद 2 एंटी पायरेसी मिशंस करे हैं गल्फ ऑफ एडन में सर। एज अ नेट सिक्योरिटी एनेबलर आप इंडियन नेवी को कहाँ देखते हैं सर? एक्चुअली क्या है कि इंडियन नेवी तो लाइक आई टोल्ड यू इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेवीज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेवीज इन द इंडियन ओशन रीजन। और हमने पिछले 20-25 साल में कुछ ऐसे ऑपरेशन किए, एंटी पायरेसीज 1, ऐसे भी ऑपरेशन किए, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, HADR मिशंस, जो कि पार्ट ऑफ द बिनाइन ऑपरेशन है, नेवी का जो रोल होता है बिनाइन ऑपरेशंस, और एंटी पायरेसी, मैरीटाइम, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, ये सब जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेबलरी ऑपरेशंस हैं, इसमें हमने अहम भूमिका निभाई है। जब सुनामी हुई थी 12 घंटे में 22 जहाज हमारे सेल किए थे। और बाय द वे जो सुनामी के लेसन लर्न के वन ऑफ द लेसन लर्न वो सुनामी वाज जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन 2007 टॉक्ड अबाउट हैविंग ए कॉर्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस, बिनाइन ऑपरेशंस, कॉन्स्टेबलरी ऑपरेशंस। और उसकी भी बाड़ी गई कॉर्ड की, जो बाद में कई सालों के बाद कॉर्ड बिकेम ए स्ट्रक्चर्ड एंटिटी। उससे पहले इट वाज ओनली एन आइडिया, बट उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सुनामी भी थी। और बिकॉज दे सॉ हाउ इंडियन नेवी रियली गॉट डिप्लॉयड इन क्विक टाइम। और उसके बाद बाकी तो नेवी भी डिप्लॉय हुई थी, लेकिन इंडियन नेवी खासकर डिप्लॉय हुई थी वेरी फास्ट। उसके बाद एंटी पायरेसी ऑपरेशन में हमने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। एंड जब भी कोई HADR मिशंस हुए हैं किसी भी जगह, उसमें हमने भूमिका निभाई है। जब हमारे फंसे हुए जो हमारे हिंदुस्तानी कहीं फंसे थे कंट्रीज में, उनको इवैक्यूएट हमने किया एंड इफेक्टिवली इवैक्यूएट किया, टोटली इवैक्यूएट किया। तो ये वंस दी अदर कंट्री जो IOR के जो नेशंस हैं वो तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्लस हमारी नेवी भी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो आज की तारीख में द फीलिंग विच इज कम इन द इंडियन ओशन रीजन इज दैट वी आर, इंडियन नेवी इज अ नेट सिक्योरिटी enabler and to a certain extent provider also. Right sir. So इसका बहुत, this is a very very significant step and significant milestone in the growth of the nation and also the growth of the Indian Navy. सर आपने नेशन की बात करी तो ये एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी होता है सर।
आज की लीडरशिप से आप कैसे कनेक्ट करते हैं? हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़? Today's leadership is very very strong in the sense कि they are very clear करना क्या है उनको. They believe in growth, they believe in truth, and they believe in walk their talk. अभी the most difficult thing जो होता है वो है the national leadership सर to give a decision जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. जैसे कि गोइंग एंड डूइंग बालाकोट स्ट्राइक, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन. लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस विल नॉट टेक द डिसीजन क्योंकि उसमें यू आर वॉयलेटिंग द एयर स्पेस ऑफ अदर कंट्री. इट टैंटामाउंट्स टू वॉर. करेक्ट सर. तो कितना बैलेंसिंग, कितनी चीजें सोचनी पड़ती हैं दिमाग में, बिकॉज यू गेट इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन. और हमें कितना अपनी इंटरनल कंट्री में रेजिस्टेंस मिला था उस चीज़ के लिए जो आपने अभी रेफरेंस दिया, उस अटैक के लिए. और कोई लोग तो ये पूछ रहे थे कि भाई हमें सबूत दिखाओ. सबूत दिखाओ. जब उरी अटैक हुआ था, जब लोग सबूत के बारे में पूछ रहे थे, तो ये तो हमारा से पॉलिटिशियन विल ऑलवेज टॉक लाइक दिस क्योंकि उनको अपना डोमेन संभालना है. बट इन सब इंडिया इज कॉन्टिनेंट. यहाँ पे सारे एवरी टाइप ऑफ ख्यालात आर वेलकम. ठीक है ना. लोगों की थॉट प्रोसेस भी अलग है. इतने बड़े 1.4 बिलियन लोगों को साथ लेके चलना और उनको सही रास्ता दिखाना, ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का अहम रोल है. तो कई प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, कई करते हैं, सबका अलग तौर तरीका था. लेकिन मुझे जो लगता है, आई अलाइन विद दिस प्रेजेंट लीडरशिप बिकॉज दे आर वेरी फर्म एंड दे मीन बिजनेस. एक तो क्या है, इकनॉमी भी एडवांस कर रही है और हमारे देश में मैं कई लोगों से बात करता हूँ. आजकल स्टार्टअप में काम करता हूँ. आई मीट लॉट ऑफ फॉरेन पीपल and lot of Indians who are doing work with the foreign nation, they keep on traveling worldwide. They say कि हिंदुस्तान का जो अभी इस लेवल है ना, स्टेटस है, वो काफ़ी हाई हो रखा है. And it's not only because of the Prime Minister, it's also because of our own people, the development which is taking place. और हमारा ब्रेन पावर जो है, जो कि यूएस में, उनके तो अभी गवर्नमेंट में भी कितने जो इंडियन बॉर्न अमेरिकन हैं, उनके गवर्नमेंट में भी तो ओवरऑल द इन्फ्लुएंसेस, हमारे जो प्रवासी भारतीयों को कितना इन्फ्लुएंस हो गया है. एंड ये सबको बढ़ावा कौन दे रहा है? द गवर्नमेंट इज गिविंग. इनफैक्ट सर, अभी आप बाहर के देशों में देखिए, उनके जो क्रिटिकल जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसको हम लीड कर रहे हैं. That is the kind of capabilities Indians have, and we're doing a beautiful job that way also, sir. So we have, I think the current government is very practical, and they have taken the right decision at the right time, and they have taken not only right, difficult decisions. And I would say that Balakot strike has been one of the most difficult decisions any prime minister will take, knowing fully well what could go wrong, antagonizing everybody in the world. True, sir. उसके बाद भी जिगरा तो चाहिए सर. अभी देखो, रशिया से हम तेल ले रहे हैं एट सस्ते दाम पे तेल ले रहे हैं और उसी को हम रिफाइन करके हम यूरोप में बेच रहे हैं. नो, ये भी तो बात है ना. हाउ डू यू टैकल द इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कैसे हैंडल करना है. तो उस हिसाब से वॉट एवर जो भी मैंने पढ़ा है प्रीवियस लास्ट 20-30 ईयर्स में, मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा इस डायरेक्शन में काम हो रहा है. Sir, let's talk about Indian Navy once again, sir. We call that our Indian Navy is a progressive Navy. आप इसको कैसे देखते हैं सर अपनी नज़र से? See, my father was in the Navy, तो मैं नेवी को बचपन से जानता हूँ. जब से आँख खुली है तो वाइट यूनिफॉर्म देखी है. तो and I get very excited when somebody asks this question about Navy. तो Navy has become, जैसे हम लोग कहते हैं, आपको भी पता होगा कि Navy is part of life. People can take you out of the Navy, but they can't take Navy out of us. ये एक बड़ा हैकनीड सा डायलॉग है, मानना पड़ता है. तो आई हैव सीन द नेवी सिंस आई वाज इन द स्कूल. जब तो मैं बचपन में मैंने नेवी देखी है. उस समय नेवी का कितनी हालत थी. मेरे पिताजी ने भी अपनी स्टोरी सुनाई है कि 1946 में वो पाकिस्तान में वो भर्ती हुए थे नेवी में, रॉयल इंडियन नेवी में. उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो नेवी कितनी थी, बहुत कम जहाज़ थे हमारे पास, गिन चुन के 15-20 है. फिर 61 में जब INS विक्रांत आया, और मैं एज ए 5-year-old किड मैंने विक्रांत में गया. आई सेल्ड फॉर द डे एट सी. वो होता है ना, वो पब्लिक के लिए ओपन होता है, फैमिली डे एट सी. तो वो हमने देखा. एंड उसके बाद फिर मैंने पनडुबिया देखी, जो 1970 में पनडुब्बी आई थी. उस समय तो बड़ा क्लासीफाइड था, किसी को जाने नहीं देते थे. लेकिन 75-76 में जब पहली बार पनडुब्बी बॉम्बे में ओपन हुई तो हम गए. उसमें हमने देखा नीलगिरी कमीशन हुआ, फर्स्ट फ्रिगेट टू बी कमीशन इन 1974, जो इंडिया का बना हुआ था. उसके बाद आज देखो
तो देयर आर मोर देन 45-50 शिप्स इन ऑर्डर इन इंडियन शिपयार्ड्स। करेक्ट सर। कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। नाउ जब हम नेवी में, व्हेन आई वाज कमांडिंग INS गोमती इन 2011-12, तो उस समय मेरे शिप में जो इक्विपमेंट फिट हुए थे, दे वर वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द एंटायर वेस्टर्न फ्लीट। आज की तारीख में इतने बड़े बड़े जहाज आ गए और सबके सब इंडिजिनस जहाज हैं, कुछ रशियन जहाज को छोड़ के इंडिजिनस जहाज हैं। सो वी आर डूइंग फैंटास्टिक एंड द लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज इंक्रीज्ड, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट गॉट एनहांस्ड, द इनटेक ऑफ मैन पावर। आप नेवल एकेडमी से हो, आई विल टेल यू इट इज सच ए फैंटास्टिक एकेडमी। और वहाँ पे भी सिलेबस चेंज होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। एवरी नेवल ऑफिसर इज नाउ ए टेक्निकल ऑफिसर, he has to be a engineering graduate. Then so from this point of view, plus the kind of missiles system जो हमारे शिप में implement आए हुए हैं, the kind of airborne assets हमारे पास हैं। You see we got drones which can जो अपने सी गार्डन जो हमने लीज पे लिए, अभी खरीद रहे हैं उनसे अमेरिका से, उसका देखो कितना वो इम्पोर्टेंस होगा हमारे ओवरऑल ऑपरेशन कैपेबिलिटी को एनहांस करने में। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तीसरा बनने वाला है, इट विल टेक अबाउट 5-6 ईयर आ जाएगा। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में हम काम करते हैं और बना भी रहे हैं, 2 तो हमने लॉन्च भी कर दी है। yes. तो इफ़ यू सी ओवरऑल तो बहुत इट्स ए फैंटास्टिक जर्नी फॉर द नेवी एंड ये तो चलता रहेगा, बिकॉज हमने तो नेवी का मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान जो हमने देखा, हमने भी उसमें इनपुट दिया होगा अपने ज़माने में, MPPs या सो मैरीटाइम पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी प्लान। तो लोग मैं थोड़ा बता दूं उसके बारे में। क्या होता है कि सब लोग अपना जो ग्रोथ करते हैं वो इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्रेट, कि भाई आपको क्या संकट है, उसके अनुसार आप अपने कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करते हो। लेकिन भारतीय नौसेना ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमें कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। आज जो हमारा दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है, बिकॉज देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल। हाँ, तो इसीलिए हमने भारतीय नौसेना ने फोकस किया डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी विच वुड होल्ड देम इन गुड स्टेट इन 50 years ahead of time in future. तो वो दैट इज द राइट वे ऑफ अप्रोच फॉर ग्रोथ ऑफ एनी अदर नेवी। दूसरी दिक्कत हर समय ये होती है कि भाई बड़े जहाज खरीदने हैं कि छोटे जहाज खरीदने हैं, और कितने बड़े कितने छोटे, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसके भी हमने काफ़ी डिस्कशन जो फाइल्स में होती थी और वॉर रूम में होती थी, आई एम प्रिवी टू इट। लेकिन आई थिंक जो रेशो हमारा भारतीय नौसेना का है वो 60-40 का रेशो है। फिर कोई बोलते हैं कितना ब्लू वाटर नेवी, कितनी ब्राउन वाटर नेवी, ये सब चीज़ें हैं। ब्लू वाटर नेवी यानी कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड ब्राउन वाटर नेवी बाहर जाकर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके। करेक्ट सर। तो मिस आई एम श्योर दैट जिस तरह से नेवी का प्रोग्रेस चल रहा है, एंड इट्स वेरी नाइस, इट्स एज रिक्वायर्ड for the current security situations, and also it caters for the future security situations. Wonderfully sir put across. Sir, आपको क्या लगता है आगे नेवी के लिए और challenges क्या हैं in the coming future, sir? The biggest challenge are going to be 2. Sir. One is the operation challenges, and second is the social challenges. Social challenges से I'll come to this second. Yes. Operation challenge में increasingly what is happening, resources in the world वर्ल्ड के रिसोर्स श्रिंक कर रहे हैं, सर, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडियन ओशन रीजन हैज़ गॉट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन पूरे संसार की, उसमें कई कंट्रीज अनस्टेबल हैं। ट्रू सर, आवर नेबरिंग कंट्रीज अनस्टेबल, कई कंट्रीज अनस्टेबल हैं और कई हो जाएंगी। प्लस देयर इज ऑल्सो इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आइलैंड नेशंस हैं, मालदीव्स एंड ऑल, सीशल्स हैं, मॉरिशस है, ये जो हमारे फ्रेंडली, दे आर वेरी फ्रेंडली विद अस, उन कंट्री में भी हाहाकार मच जाएगा। सो व्हाट विल हैपन देयर, आवर कोस्ट, जो हमारी कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, और जब ग्लोबल वार्मिंग से वहाँ पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो हमें HADR को डेवलप और करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें क्वाड को और बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज द थ्रेट ऑफ चाइना इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। और अभी चाइना है, कल कुछ और कंट्री अलाइन हो जाएंगे, तो ये नेवर नो। सो वो थ्रेड को हमें करना पड़ेगा। हमारा मैरीटाइम ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं, अबाउट 200 माइनर पोर्ट्स हैं, और मेजर पोर्ट बनेंगे और माइनर पोर्ट बनेंगे, हमारा ट्रेड और एक्सपैंड होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके लिए हमें टू इंश्योर देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमारे को जहाज़ों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। एक तो ये हो गया।
प्लस लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे ऑफ ऑपरेटिंग। चाइना की मैरिटाइम मिलिशिया भी है, जो कि वो उनके सारे फिशिंग बोट्स में गन लगा के वो दे कैन बिकम कॉम्बैटेंट्स, तो एक वो चक्कर है। ड्रोन्स का एक और हिसाब किताब है, यू कैन हैव ड्रोन्स विच आर ऑपरेटेड एट सी, विच आर ड्रोन्स विच आर ऑपरेटेड ऑफकोर्स इन द एयर, ऑल काइंड ऑफ ड्रोन्स यू कैन हैव। सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर चैलेंज, बिकॉज ये सब चीज़ें जो है ना, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। एसिमेट्री यानी कि एक पावरफुल कैपेबिलिटी और एक छोटी कैपेबिलिटी लेकिन इक्वली विथ हाई पोटेंशियल ऑफ किल, सो दैट इज द डिफरेंस। तो वहाँ पे देयर इज समथिंग विच वी हैव टू गिव मोर फोकस ऑन। तो ये तो हो गया ऑपरेशनल सिनेरियो। सोशल सिनेरियो का ये है कि जब मेरे पिताजी नेवी के बारे में बात करते थे तो हर जहाज कम से कम 50-60 या मैक्सिमम 80 डेज सेलिंग करता था एक साल में, यानी कि फैमिली सेपरेशन वॉज लेस। जब मैंने कमांड की, I sailed in about 14-15 months. I sailed 287 days at sea and 40 days in anchor. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। आपका भी है। तो मेरे जो यंग ऑफिसर थे जिनकी शादी हो रखी थी वो महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते थे। सर नाउ अभी हमारे जो जहाज नए नए बन रहे हैं, दे हैव ए वेरी लॉन्ग एंड्योरेंस एंड सस्टेनेंस पावर। करेक्ट सर। प्लस हमने क्या किया है कि 28 घंटे के साथ हमने वो OTR ऑपरेशन टर्नअराउंड की उसको अरेंजमेंट को साइन किया। तो यानी कि आजकल के जो जहाज हैं, एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, हर जहाज 6-6 महीने तक डिप्लॉयड है। अब क्या है कि सोसाइटी इज चेंजिंग एंड डिस्पाइट ऑल वेलफेयर मेजर्स वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर HR। दिस इज गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ सोशल इंस्टेबिलिटी इन द लाइफ ऑफ any person who is on board a warship or on board submarines or any other platform. तो that वो जो इशू होगा उसको, तो बिकॉज क्या है कि आवर सोसाइटी, हमारी हिंदुस्तानी सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। अब ये सब जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जो हमारा है, जो ऐसा इवॉल्व हो रहा है, वो अमेरिका में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। मोस्ट ऑफ यूरोपियन नेशन के नेवी भी ऐसे ही करते हैं काम। अब हम उनके लाइन पे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उनका सोसाइटी सोशल कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा सोशल कॉन्सेप्ट अलग है। तो जो सोशल इश्यूज उनके लिए जो आराम से काबू में उन्होंने कर लिया है, हमारे को दिक्कत हो रही है और होगी। सो उसको द सीनियर हायरार्की ऑफ द नेवी हैज टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग्स। सर आपको क्या लगता है कि हमारे मार्कोस का आगे का क्या एवोल्यूशन प्लान्ड है? ठीक है, मार्को के 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। एक तो ये होता है कि दे आर कॉल्ड काइनेटिक ऑपरेशंस। काइनेटिक ऑपरेशन मींस यूजिंग वेपन इक्विपमेंट एंड ऑल फॉर एक्चुअली फिजिकली फाइटिंग। सर एंड दूसरे जो ऑपरेशन होते हैं वो थोड़े से बिनाइन काइंड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एंड सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 ऑपरेशंस जो आज की तारीख में है। जब मैंने 2020 में मैंने रिटायर्ड, तो हमने एक रोड मैप फॉर नेक्स्ट 5 years इवॉल्व किया था। उसमें कौन कौन से एसेट हमें चाहिए, एयरबॉर्न एसेट्स, अंडरवाटर एसेट्स एंड एसेट्स जो कि हमें मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए सक्षम बनाए, उसकी हमने रोड मैप किया था। उसी रोड मैप के अनुसार, जैसे मैं बात करता हूँ हमारे दोस्तों से जो नेवी में है, उसी के अनुसार चल रहा है। लेकिन अभी जो फोकस और होगा वो ड्रोन वॉरफेयर में होगा। ड्रोन वॉरफेयर में फोकस होगा, साइबर वॉरफेयर में फोकस होगा। एंड दीज 2 एलिमेंट, अभी क्या है कि जैसे कि आपने नेपच्यून स्पेयर की बात की थी, तो सबके दिमाग में ये था कि US नेवी टीम सील टीम 6 आई, उन्होंने करके वो चले गए। लेकिन उसके पीछे जो होमवर्क हुआ है और उनको ऑपरेशन के दौरान उनको जो सपोर्टिंग जो स्ट्रेंथ मिली है, कहाँ से मिली है और क्या क्या एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हुए थे, दो ज़्यादा थिंग्स जो कि अभी हम लोग उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना जरूरी है और वो उसमें हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमें मार्कोस और स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए उस यूनिट के अंदर हमें इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को एम्बेड करना पड़ेगा, साइबर वॉरफेयर ऑपरेटिव को एम्बेड करना पड़ेगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ हाई टेक गैजेटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग आई वुड आल्सो से ड्रोन वॉरफेयर एंड रोबोटिक्स में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि ह्यूमन एफर्ट कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी डन प्योरली बाई, दम से नहीं होता है, दिमाग से भी होता है। या सो इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2। वो आपका एक जीने का जरिया है। एंड अगर आपके कठिनाइयाँ लाइफ में आपकी नहीं होंगी,
कोई पड़ाव आपने, व्हाट इज़ पड़ाव? आप पड़ाव कब लगाते हैं? अगर कोई रेस ही नहीं है तो पड़ाव लगाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट सर। माइलस्टोन तब सेट होता है ना आदमी का कि देयर आर डिफिकल्टीज एंड यू पुट ए माइलस्टोन, तो वो रेस करके आप ये माइलस्टोन पहुंचते हो, तो आपकी प्रोग्रेस तभी होती है, आपकी जीवन की शैली में बर्ताव तभी चेंज होता है और आपके जीवन का प्रोग्रेस भी तभी होता है। सो मेरे ओपिनियन में तो रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर इस पर मैंने छोटा सा कुछ लिखा था, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर, कि मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, मायने ये रखता है कि आप आज किस मुकाम पर हैं और आगे कितनी बुलंदियों को छूने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं। फैंटास्टिक। सर ये दुनिया जो है ना, उगते सूरज को ही हमेशा सलाम करती है। एंड आई थिंक आपने इतना ब्यूटिफुली बताया कि लाइफ इज़ अ रेस, बिकॉज जब तक कोई हम पड़ाव बनाएंगे नहीं, उसके आगे जाने की कुछ इच्छा ही नहीं रखेंगे, आई थिंक मोर और लेस विल बी डेड इनसाइड सर. So this race is like a source of energy for us to keep ourselves propelled to some extent. सर आपकी तरफ से सर, आपकी ज़ुबानी आजकल जो मुझे फील होता है कि हमारा यूथ कहीं डिस्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, उनको अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है, उनको एक अपना रोड मैप बनाना है, यूथ इन जर्नल के लिए आप क्या एक इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज जो बड़ा सिंपल है, हमारा देश जो है एक उभरता हुआ देश है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को लेना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी को हक जमाना पड़ेगा। राइट सर। उसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा और स्टेडफास्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ओनली द स्काई इज़ द लिमिट, दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। लेकिन मैंने जो सरल तरीके से कहा है उसमें काफ़ी वो काउंटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑप्टिमाइजिंग योर कैपेबिलिटी, डेवलपिंग पोटेंशियल एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, देन यू आर गुड टू गो। भारत एक बहुत ही महान देश है और यूथ जो इंडिया की है वो इस देश को और भी महान कर सकती है। गॉड सर, मुझे गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं। आई फील सो मोटिवेटेड सिटिंग हियर इन दिस पॉडकास्ट एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि आप इस पॉडकास्ट में आए हैं एंड यू गिवन सच अ ब्यूटिफुल मैसेज टू आवर यूथ। एंड आई थिंक इफ दिस मैसेज एक्चुअली रीचेस टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, आवर यूथ, how much confidence this youth will have, how much clarity this youth will have in terms of imbibing discipline. The point about how beautifully brought out patriotism, something which we, जो हम कहते हैं ना, हमसे भी बढ़कर भी कोई और चीज़ है, वो ये हमारा भारतवर्ष है सर। आई एम रियली थैंकफुल सर, आपने एक तो ये मैसेज दिया। अब एक मैसेज सर ऐसे यूथ के लिए जो जाबाज हैं, जिनका जिगरा भी है सर, और वो आपके जैसे स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई एक स्पेशल मैसेज, एक स्पेशल फोर्सेस के मेंबर के थ्रू जो हमारा वॉर क्राई है, बजरंग बली की जय। दैट्स ब्यूटिफुली सर ब्रॉट आउट सर। एंड सर ये हम, जैसे मैं अपने शब्दों में बोलता हूँ सर, सवालों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता सर। it's actually not an end but a beginning for the next chapter of our life sir. And मेरे इस चैप्टर में I feel so blessed that I had the opportunity to host you sir. And honestly speaking sir, today in the realm of the Marine Commando Special Force, I am enlightened. I understand it more. मेरे 25 साल की नौकरी में मैंने मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पीट करा, उनके साथ मैं दौड़ा। आज वो लम्हे मुझे फिर एक बार मेरे जहन में वापस आए, मैं वहाँ पे वापस गया, आपसे बात करते करते मैं बीच में टेलीपोर्ट भी हुआ सर। बट आई एम रियली थैंकफुल सर कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारी आवाम को इतने अच्छे मैसेजेस दिए, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हमने शेयर करी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑब्वियसली वाज टू सेंसिटाइज आवर इंडियन मासेस
about the role that Marine Commandos are playing, 24/7 without being in the limelight. उनको ये limelight की ज़रूरत नहीं है. और अब जब आपने बताया कि हम लोगों का मरीन कमांडोज ने कैसे इवॉल्व करा है, the only thought that comes in my mind is कि I can only see that our Marine Commando forces will be very soon the mightiest and the deadliest, special forces of the world. Without any doubt. Without any doubt, sir. Thank you very much, sir. मैं आप सभी से फिर से एक बार दिल से दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक में आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मदद करता है और बेहतरीन गेस्ट को बुलाने के लिए, जिनसे हमें और इंस्पिरेशन मिल सके. Please subscribe to my channel, Commander Victor Mike.